अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों ढेर खुशियां लेके आपकी चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, आपको पता है कि फर्स्ट हाफ स्टार्ट हो चुका है और हमारी कोशिश होती है कि वेदर के हवाले से जो है वो आपको अपडेट किया जाए। वेदर के हवाले से अपडेशन जो अब तक की है वो यही है जनाब कि गर्मी जो है वो आज खूब पड़ने वाली है। गर्मी कितनी होगी, कितनी ऊपर तक दर्जा हरारत जो है वो जाएगा, कम से कम दर्जा हरारत क्या होगा, हवा में नमी का तनासुब और इसके साथ साथ हवा कितने नॉट की रफ्तार से चलेगी, बारिश होगी नहीं होगी, पार्शली क्लाउडेड होगा, यहाँ पर सूरज मियाँ भरपूर आंखें दिखाएंगे शहर फैसलाबाद को। तमाम तर चीज़ें जानेंगे हमारे आज के स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर में। हमारे साथ मोहम्मद अली नारू हमारे रिपोर्टर मौजूद है, हमसे बात करते हैं। नारू, बताइएगा क्या सूरत हाल है शहर फैसलाबाद के मौसम की? जी बिल्कुल, शहर फैसलाबाद के मौसम की बात की जाए तो गर्मी की लहर बरकरार है, लेकिन हवाएं चलने की वजह से जो गर्मी की हिद्दत है उसमें गुज़श्ता दिनों के मुकाबिल कमी महसूस हो रही है, जबकि दोपहर और शाम के औकात में गर्मी की जो लहर है वो बदस्तूर कायम रहेगी, बल्कि जो दोपहर है उसमें गर्मी की शिद्दत में इजाफा हो जाएगा। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर का कम से कम दर्जा हरारत 32 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 45 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 64% रिकॉर्ड किया गया है, जबकि शहर फैसलाबाद में हवाओं की रफ्तार 3 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड की गई है। अगर रात की बात की जाए तो रात में मौसम में कमी तो आती है गर्मी में, लेकिन हब्स का आलम होता है, हवाएं चलना बंद हो जाती हैं। गुज़श्ता कई रोज़ से यही आलम है, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा आने वाले दिनों में भी बारिश की कोई पेशगोई नहीं की गई, जिससे रवां हफ्ता भी जो है वो गर्मी में ही गुजरेगा। जी बहुत शुक्रिया अली, आप सूरत हाल से आगाह कर रहे थे। बिल्कुल आप ठीक कहते हैं, अब तो रात के औकात में भी हवा चलना जो है वो बंद हो जाती है। हवस का मौसम है और इसकी वजह से पसीना बहुत आता है, बहुत सारे लोगों का दिल भी घबराता है। और कोशिश किया करें जितना हो सके अपने आप को हाइड्रेटेड रखें, वाटर इनटेक अपना बढ़ाते रहें, क्योंकि बहुत सारा पानी जो होता है वो आपके पसीने की शक्ल में भी बहता है। तो अपनी बॉडी को डिहाइड्रेट होने से बचाएं, अच्छी ज़िंदगी गुजारें। आगे बढ़ते हैं जनाब, जैसा कि आपको वेदर की सिचुएशन के हवाले से बताया, अब शहर की कुछ सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू कर लेते हैं। आज हम ख़ास तौर पे कोर्ट्स और इसके साथ साथ जो हेल्थ सेक्टर है इसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे। गुज़श्ता दिनों में हमें देखने को मिला कि फैसलाबाद अलाइड हॉस्पिटल से एक बच्चा जो है उसे अगवा कर लिया गया। अब वो अगवा किसने किया, क्या सूरत हाल पेश आई, सिक्योरिटी के मामला क्या हैं, क्या वो लोग पकड़े जा गए हैं या ये कोई कार्टेल है जो कि आए दिन कोई ना कोई ऐसा वाक़या जो पेश आता है इसके पीछे वो मौजूद हैं। और इसके साथ साथ कोर्ट की सिक्योरिटी के हवाले से भी थोड़ा सा गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि पिछले दिनों ये देखने में आया कि कुछ ना कुछ इस तरह के वाक़यात वहाँ पे पेश आते हैं जिससे शहरी जो है वो वहाँ पे महफूज नहीं फील करते। तो इन तमाम तर सूरत हाल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर अज़ादार हुसैन साहब मौजूद हैं, आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। और उनके साथ साथ हाशिर वराइच हमारे कोर्ट रिपोर्टर मौजूद हैं, आपको भी हाशिर वेलकम करते हैं शो के अंदर। पहले अज़ादार साहब की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अज़ादार भाई, बड़ा दिलखराश वाक़या था, बच्चे अब महफूज नहीं रहे, लोग किस तरह से सरकारी हॉस्पिटल्स में जाकर डिलीवरी करवाएं और वहाँ पे फिर अगर आपका बच्चा किसी वार्ड में मौजूद है, कोई भी शख्स आए वहाँ से उठा के ले जाए, कोई पता नहीं चलता। एंड पे आके सीसीटीवी फुटेज जब सामने आती है तो पता चलता है कितना इजीली वो अंदर गई खातून और बच्चे को उठा के लेके चलेगी। सबसे पहले तो नाम आपका शुक्रिया कि इस मौजू पे आपने बात करने का मौका दिया। आपने कहा दिल खराश, डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली अनान कमर ने परसों विज़िट किया और अहले खाना से मुलाकात की, तो उन्होंने कहा ये अफसोसनाक वाक़या है। ज़हरी बात है कि फैसलाबाद अलाइड अस्पताल कल से अगर बात की जाए तो डिवीज़न का सबसे बड़ा हमारा ये अस्पताल है, और यहाँ पे अगर सिक्योरिटी के हवाले से बात की जाए तो तकरीबन एक शिफ्ट को अगर देखा जाए तो 100 से 125 के करीब हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड जो हैं वो मौजूद होते हैं, और इसके साथ साथ वहाँ पे डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिक स्टाफ का अमला है। और दिन के टाइम ऐसा वाक़या हो जाना ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो आप उस खातून की हिम्मत देखें कि वो वार्ड में दाखिल होती है, बच्चे को उठाती है और आराम से निकल जाती है, कोई यहाँ पे पूछने वाला रोकने वाला नहीं है। अब सिस्टम क्या है जो आप बात कर रहे हैं कि ये सदाकत नाम का आदमी है, जड़ावाला का रहायशी है, इसकी शादी हुई है कराची की रहायशी शमैला बीबी के साथ। और जब मैंने सदाकत से बात की है तो सदाकत का ये कहना है कि 11 साल के बाद हमारे यहाँ औलाद हुई है और अल्लाह ताला ने जो है वो बेटा अता किया है।
इससे पहले जो भी औलाद होती थी वो फौत हो जाती थी। 11 साल के बाद बेटा पैदा हुआ है और वो पहले प्राइवेट हॉस्पिटल में होते थे तो बच्चे फौत हो जाते थे, उसके बाद वो लाइड आए हैं तो यहाँ पे उनके यहाँ बेटा पैदा हुआ है। जब बेटा इनके यहाँ पैदा होता है तरीक़ाकार ये होता है कि लेबर रूम में पेशेंट जाता है। लेबर रूम में पेशेंट जाता है तो वहाँ पे जब डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद गायनी वार्ड 1 और गायनी वार्ड 2, आमना वार्ड और फातिमा वार्ड, यहाँ पे हामला खातून को बच्चे के साथ जो है मुंतकिल कर दिया जाता है। जैसे ही बच्चा जब पैदा होता है ऑपरेशन थिएटर में तो उसका तरीक़ाकार ये होता है कि बच्चे के एक स्टिकर लगा दिया जाता है बाजू पे और पाँव के ऊपर, उसकी शनाख्त के लिए एक कोड नंबर बाकायदा तौर पर जारी किया जाता है। अब जब तक उसका वालिद या कोई ऐसा नज़दीकी रिश्तेदार जो कि उस खातून के साथ मौजूद था, जब तक वो नहीं आ जाता तब तक वो बच्चा जो है वो हैंड ओवर नहीं करते। जब वो बच्चा कोई रिश्तेदार आता है, वालिद आता है ज़्यादातर तो उसके हैंड ओवर वो बच्चा करते हैं। उसके बाद अगर बच्चे को कोई मसला है तो उसे नर्सरी वार्ड में लेके जाते हैं, वहाँ पे जाके पंपिंग वगैरह करते हैं या जो कोई बच्चे के मसाइलों से दूर किया जाता है। ये जो बच्चा है जो कि अगवा हुआ है, ये लेबर रूम के बाद ये गया है बच्चा वार्ड में, बच्चा वार्ड के बाद ये आया है अपनी माँ के पास गायनी वार्ड 1 में। अगले दिन जब ये अपनी माँ के पास पहुँचा है तो एक खातून जो कि अगवाकार खातून, वो ख़ुद भी बताया जा रहा है कि डॉक्टरों का ऐसा कहना है कि वो हामला थी। और क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन की गई है, जो बच्चे के अगवा होने वाले बच्चे के जो वालिदैन हैं उनसे मुलाकात की तो खातून का ये कहना है कि 25 जून को जो थी वो इस खातून की डिलीवरी थी जो कि अगवाकार खातून थी। अब वो कहते हैं अब लवाहिकीन का बयान हो रहा है, हस्पताल इंतज़ामिया का बयान हो रहा है और जो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करके गई है उनका बयान अब हो रहा है। अब जब लवाहिकीन है, लवाहिकीन ये कहते हैं कि जी हमारे पास ये खातून आ रही थी बार बार, तो हमने इस खातून को कहा आप चली जाएं जहाँ पे आपका बेड है। अब हस्पताल इंतज़ामिया ये कहती है कि जी ये क्योंकि हामला खातून थी, हामला खातून का गायनी वार्ड में जो है वो दाखिला हो ही नहीं सकता, उस खातून का होगा जिसकी डिलीवरी हो जाएगी वही वहाँ पे जा सकेगा। इसलिए जब ये खातून हामला हमने देखी इस वार्ड में तो खातून जो कि वहाँ पे ड्यूटी बतौर सिक्योरिटी गार्ड सर अंजाम दे रही थी तो उसने अगवाकार खातून को वार्ड से निकाला है कि आप चली जाएं, जिस पे जो शुमैला बीबी है उसने सिक्योरिटी गार्ड खातून को रोका है कि ये हमारे साथ हमारी रिश्तेदार है, ये हमारे साथ है, इसे बाहर ना निकाला जाए। अच्छा, ये MS अलाइड सवाल का मौक़िफ़ है। अब वो खातून जो है वो इनके साथ घुल मिल गई है, 2 से 3 दिन इनके साथ रही है। उसके बाद जो खातून शुमैला बीबी है इसका देवर है, ये बाहर से चाय लेके आता है। जब ये चाय लेके आता है तो खातून जो कि अगवाकार खातून है ये देवर से चाय पकड़ती है, चाय लेके आती है और जो शुमैला बीबी है उसे चाय पिलाती है, शुमैला बीबी की जो वालदा है उसे चाय पिलाती है और इनके साथ मौजूद एक और खातून जो है वो इन्हें चाय पिलाती है। 3 ख़वातीन जब चाय पीने के बाद बेहोश होती हैं तो वो 9 मलूद को उठा के जो है वो आसानी से बाहर चली जाती है। आपको पता है 9 मलूद छोटा सा बच्चा होता है, वो कपड़े पे छुपा लो आप या बाजू में ले लो तो नहीं पता चलता ना। खातून जो है वो, और मेरे पता चला है कि जिस टाइम वो बच्चा लेके वहाँ से गई है तो उस टाइम गेट पे भी कोई सिक्योरिटी गार्ड मौजूद नहीं था जिसने चेक किया हो, जिसने रोका हो कि ये खातून क्यों जा रही है बच्चों को लेके। कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है जिसके बायस से ये वाक़या जो था वो रोनमा हुआ। अब सूरत हाल ये है कि पुलिस की जानिब से जो है वो रिक्शा ड्राइवर जो कि खातून को बताया जा रहा है कि रेलवे स्टेशन तक छोड़ के आया था उसे पकड़ लिया। अभी तक खातून जो है वो पकड़ी नहीं जा सकी। मेरी बात हुई थी इंतज़ामिया से तो सूरत हाल, हालाँकि आपको देखें CCTV कैमरे लगे हुए हैं, खातून का फेस आपको साफ नज़र आ रहा है, नादरा की मदद भी हासिल की जा चुकी है। इसके बावजूद इस वाक़े को आज चौथा रोज़ है और अभी तक जो बच्चा है वो बासियाब नहीं हो सका। हस्पताल इंतज़ामिया और पुलिस इंतज़ामिया से जब हमारी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि जिस दिन बच्चा अगवा हुआ है तो उस दिन उनका कहना था कि आज रात हम जो है बच्चा बाजियाब करवा लेंगे, मगर आज मेरे ख्याल में इस वाक़े को भी, इस बात को भी तीसरा कि चौथा रोज़ हो चुका है और अभी तक पुलिस की जानिब से जो है वो बच्चा बाजियाब नहीं करवाया गया और बच्चा जो है वो अभी तक उसी अगवाकार खातून के पास है। हालांकि उसका चेहरा भी आ चुका है CCTV फुटेज के ज़रिए और क्लियर आ रहा है। अच्छा, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, इससे पहले भी कई वाक़या जो है रोनमा हुए हैं, मगर इसमें अच्छी बात यह है कि तमाम के तमाम बच्चे जो है बाजियाब हुए हैं। अब खातून के हवाले से अगर बात की जाए, इस खातून जो कि अगवाकार खातून थी, जिस तरह पिछले दिनों गुज़िश्ता दिनों अलाइड में एक वाक़या पेश आया तो अगवा ज़्यादातर इसमें ख़वातीन मुलव्वस होती हैं, तो खातून को पकड़ा गया, सरगोदे की कोई रिहायशी खातून थी
पता चला कि जी वो सरगोदे की रहायशी खातून है और वहाँ पे पुलिस गई, बल्कि एक सॉरी ख़त मौसूल हुआ MS लाइटपाल डॉक्टर खुर्रम अल्ताफ़ को कि जो बच्चा अगवा हुआ है ये फ़लाँ खातून लेके आई है और फ़लाँ मोहल्ले की रहायशी है, जिस पर उन्होंने पुलिस को इंतज़ामिया को जो था वो एतमाद में लिया और पुलिस वहाँ पे गई और बच्चा जो है वो बाजियाब करवा के लेके आई है। और इस समय दीगर वाक़यात ऐसे हैं जिनमें हमने देखा है कि बच्चे जो है वो ज़्यादातर बाजियाब हो गए, मगर नाअहली जो है वो वहाँ पे मौजूद सिक्योरिटी की है और इसके साथ साथ वहाँ पे मौजूद अमले की है कि इसे मज़ीद किस तरह बेहतर बनाया जाए कि इन वाक़यात को रोका जाए। अब दूसरी जानिब अगर लाइटपाल इंतज़ामिया के से बात की जाए इस मसले पर, तो वो कहते हैं कि जब एक मरीज़ के साथ 4-4, 5-5, 6-6 तीमारदार होंगे तो किस तरह शनाख्त होगी, हमने किसे डील करना है, किसे लेके चलना है। तो वो कहते हैं हम इसी बात पे फोकस करते हैं कि एक मरीज़ के साथ एक ही तीमारदार होना चाहिए। अगर इमरजेंसी में है, गुज़िश्ता दिनों जब सूबाई वज़ीर सेहत आए थे प्रोफेसर डॉक्टर जवेद अकरम, तो उन्होंने जो सिंडिकेट की मीटिंग में शिरकत की थी, सिंडिकेट मीटिंग के बाद उन्होंने जब हमारे से बात की थी तो उनका यही कहना था कि हम एक मंसूबा लेके आ रहे हैं जो कि फैसलाबाद से शुरू करेंगे और ये पहला मंसूबा होगा कि सर्जिकल एमरजेंसी या मेडिकल एमरजेंसी या कोई भी एमरजेंसी ऐसी, वहाँ पे मरीज़ के साथ 2 तीमारदार हो सकते हैं। जब मरीज़ नॉर्मल हालत में किसी वार्ड में जाएगा तो वहाँ पे मरीज़ के साथ एक तीमारदार को इजाज़त होगी। अब अगर लाइटपाल से बात की जाए तो 5 से 6 हज़ार 7 हज़ार OPD है। अगर आप एमरजेंसी वाली साइड पे आ जाएं, एमरजेंसी बनती है, या अगर सर्जिकल अगर मेडिकल की एमरजेंसी शामिल कर दिया है 500-600 के करीब ये इनकी एमरजेंसी बनती है। अब आप इंडोर में चले जाएँ तो इंडोर में तकरीबन 2200 बेड बनते हैं। अब 2200 बेड पे पेशेंट वहाँ पे लेटे हुए हैं। कम से कम मैं समझता हूँ कि 20,000 के करीब 15 से 20,000 अफराद वहाँ पे 24 घंटे लाइटपाल में जो है, सॉरी सुबह के टाइम तादाद ज़्यादा होती है, जब OPD टाइम ख़त्म होता है तो तादाद को कम हो जाते हैं, मगर सुबह के टाइम 15 से 20,000 अफराद मौजूद होते हैं। जब ये वाक़या रोनमा हुआ और ख़ातून जो थी वो दिलेराना अंदाज में अगवा बच्चे को नौमलूद को करके जो है वो ले गई। 15 से 20,000 बंदे में किस तरह आप शनाख्त कर सकते हैं कि ये बंदा क्या करने आया है, क्या करके जा रहा है। सिक्योरिटी आपको पता है कि कहीं भी आप चले जाएं, किसी भी महकमे की बात कर लें, वहाँ पे अमले की कमी देखने में नज़र आती है। वो पुलिस का महकमा है, वो जुडिशरी है, वो महकमा तलीम है, वो महकमा सेहत है, कोई भी महकमा ले लें, हर जगह यही रोया जाता है कि हमारे पास अमले की जो है वो शदीद कमी है। सिक्योरिटी जो है वो प्राइवेट कंपनी को दी गई है सरकारी अस्पतालों में। अब सरकारी अस्पतालों में जो डेली वेजेस वहाँ पे मुलाजमीन काम कर रहे हैं या एक प्राइवेट मुलाजम काम कर रहा है, उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई कर सकते हैं उसकी नाअहली पर। अगर सरकारी अस्पतालों में सरकारी सिक्योरिटी होगी तो मुलाजम को खौफ होता है कि नौकरी चली जाएगी, मेरे खिलाफ महकमा ने इंक्वायरी होगी, मेरी जो है वो पेंशन वगैरह रुक सकती है और दीगर मेरे खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं सरकारी तौर पे, कानूनी तौर पे वो अमल में लाई जा सकती है। अब सरकारी सिक्योरिटी है नहीं, ठेका जो है वो प्राइवेट सिक्योरिटी को दिया गया है। अब प्राइवेट सिक्योरिटी वाले क्या करते हैं जी, ये इस बारे में डिटेल से गुफ्तगू करते हैं, लेकिन एक कॉलर है हमारे साथ, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी, कौन सा बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी, मैं फैसलाबाद से बात कर रहा हूँ, रानी इब्रार से इब्रार बात कर रहा हूँ। ये इधर मेरे नजदीक ही ना, मेरा इधर चारा रोड पे मेरा हाउस है जी। अब्रार साहब पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? पूछना तो नहीं कुछ नहीं, मैंने तो ये बताना था, ये प्रोग्राम बन रहा है, मैं ना देख रहा हूँ मेरे सामने प्रोग्राम लगा हुआ है, तो बच्चों के बारे में ये बता रहे हैं, बच्चे उठाए जा रहे हैं। ये सबसे पहले तो निकाम सिक्योरिटी है जो गेट पे वाम खड़ी होती है, सारे ये सबसे निकाम सिक्योरिटी है। गेट पे जो खड़े होते हैं ना, अंदर जाने के भी पैसे लेते हैं, बाहर आने के भी पैसे लेते हैं। ये जितने मेरे भाई आजाद भाई ये सुन रहे हैं, ये रिपोर्टर हैं, इनको जरा आपने इनको ये पैसे लेके जाए और 4-7 बंदे लेके जाए, पैसे नहीं वो अंदर जाने देंगे, आपको वाकई में भी ऐसे आने देंगे जी। बहुत शुक्रिया इब्रार साहब आपके कॉल करने का। क्यों जी अजहर साहब, सिक्योरिटी के हवाले से कॉलर ने बात की है ना मेरे भाई ने, ये कोई इस तरह के मसाइल जो हैं तकरीबन रोज़ाना कुछ दर्जनों नहीं सैकड़ों वाक़यात इस तरह के होते हैं कि आप गेट के ऊपर खड़े हैं, गेट के ऊपर जब आप खड़े हैं वहाँ पे रश वगैरह बहुत ज़्यादा होता है। थोड़ी देर के बाद पता चलता है जी कि पर्स जो है वो जेब से निकल गया है जी। गुज़िश्ता दिनों का एक वाक़या मैं आपको सुना दूँ कि एक खातून की डिलीवरी के लिए जो शहरी था, जो उसका खामन था, उसने अपने मवेशी फ़रोख्त किए हैं। मवेशी फ़रोख्त करने के बाद तो वो पैसे लेके जब यहाँ पे पहुँचा है, जो उसकी जमा पूंजी थी कुल, गेट में जो था सिक्योरिटी गार्ड उसने रोका है और इसका फ़ायदा वहाँ पे मौजूद जेब तराश ने उठाया, क्योंकि गेट पे रश हो जाता है। गेट पे जब रश होता है तो नहीं पता चलता कि वारदात उसके साथ जो है वो हो गई है।
और वो जब देखते हैं तो जमा पूंजी जो थी वो लूट चुकी है। और सरकारी अस्पतालों में कहने को तो ये कहा जाता है कि मुफ्त इलाज है, मगर जब कोई दाखिल होता है तो जब ये कहा जाता है कि यहाँ पे ये टेस्ट की सहूलत नहीं है, आप टेस्ट ये जो है वो बाहर से करवाएं, किसी और प्राइवेट लैब से करवाएं, तो मरीज़ को लेके या सैंपल लेके जो है प्राइवेट लेबॉर्ट्री का रुख करना पड़ता है। फिर सीटी स्कैन के पैसे हैं, एमआरआई के पैसे हैं जी, वो ज़ाहिर बात है मरीज़ ने पे करने हैं। उसके बाद वो सीटी स्कैन करवाएगा, अल्ट्रासाउंड करवाएगा, एमआरआई करवाएगा, एक्सरे करवाएगा। सरकार की जानिब से तो कहा जाता है कि फ्री, मगर इसके ऊपर अमल दरामद किसने करवाना है? क्या सरकार को नहीं पता कि हमने सरकारी अस्पतालों में इलाज मुआवजे की जो सहूलियात हैं वो फ्री कर दी गई हैं, मगर इसके बावजूद अस्पताल इंतजामिया पैसे ले रही होती है? तो चेक एंड बैलेंस नहीं है। इसी तरह जो मेरे भाई ने बात की कि जो जमा पूंजी होती है वो अगर लूट जाए तो फिर इंसान क्या करे? सरकारी अस्पतालों में भी बजाय इलाज के लिए खुआरी का सामना करना पड़ता है। जिस तरह मैंने पहले बात की कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्डों को जो ठेका दे दिया गया, अब उनका क्या काम है जी? ठेका हुआ जी कि 500 बंदे आपने हमें 3 शिफ्टों में देने हैं जी। ठीक है जी, 500 बंदों का ठेका हो गया जी, कंपनी ने 500 बंदे फराहम करने हैं। अब होता क्या है जी, 500 के बजाय 300, 350 या 400 बंदे जो है वो काम करेंगे। 100 बंदों की जो 100 सिक्योरिटी गार्ड्स की जो तनख्वाह है डेली की उजरत, वो कंपनी कमाएगी। अब कंपनी क्या करेगी? अस्पताल इंतजामिया के जो अफसरान होते हैं उनके साथ मिल बैठ के 20-30 मुलाजमीन की जो रोज़ाना की उजरत है वो आप रख लें, 20-30 की फलाने को दे दें, 20-30 की फलाने को दे दें। यूँ करके सिक्योरिटी जो है वो कम हो जाती है। जब सिक्योरिटी कम होती है, प्राइवेट कंपनी के अफराद होते हैं, उनकी सैलरी कितनी है जी? 15,000 या 18,000। 15,000 या 18,000 में के बाद अब कंपनी क्या करती है जी? आज आपने जी शूज़ नहीं सही पहने हुए जी, पैसे काट दिए। आज जी उसने ट्राउज़र जो है वो सिक्योरिटी वाला वो नहीं ठीक पहना हुआ है, चेंज किया हुआ है जी, तनख्वाह काट लो जी। वर्दी यूनिफॉर्म ठीक नहीं, तनख्वाह काट लो जी। हाज़िरी ड्यूटी से गायब रहा जी, तनख्वाह काट लो जी। पानी पीने चला गया जी, तनख्वाह काट लो जी। कोई शिकायत आ गई जी, तनख्वाह काट लो। अब जो उसकी 15,000 रुपये तनख्वाह है, 15,000 में से कम होकर उसे 6,000 रुपये मिलेंगे, तो उसने क्या करना है? उसने फिर गेट पे खड़े होकर जो मरीज़ और तीमारदार आ रहे हैं उनसे उसने फिर पैसे ही लेने हैं। इसी वास्ते कहा जाता है कि प्राइवेट सिक्योरिटी का जो निज़ाम है वो अस्पतालों में ठीक नहीं है। जब से प्राइवेट सिक्योरिटी आई है तो वारदात वगैरह का जो है वो तरीका का वारदात जो है मज़ीद बढ़ चुका है। रोज़ाना की बुनियाद पर इस तरह के जो है वाक़यात वो देखने को मिलते हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर सरकारी सिक्योरिटी होगी, सरकारी मुलाजमीन होंगे, तो बेहतरी उन्हें कोई बेहतरी होती है, उन्हें कुछ डर खौफ होता है कि हमारे साथ कुछ ना कुछ सरकारी सतह पे हो ना जाए। बिल्कुल ठीक कहा, बिल्कुल ठीक कहा आपने। हाशिर बड़ैच भी हमारे साथ मौजूद है। हाशिर, क्या कहेंगे? कोर्ट हमारे लिए बड़ा मुकद्दम इदारा है और हमारे जजेस साहबान, इनकी सिक्योरिटी सबसे अहम है, क्योंकि बहुत सारे केसेस के इन्होंने फैसले करने होते हैं। लेकिन गुज़श्ता दिनों में ये देखने को जो वाक़यात देखने को मिल रहे हैं, आपको नहीं लगता कि इनकी सिक्योरिटी जो है वो बढ़ानी चाहिए? जी बिल्कुल, सबसे पहले तो हनाना आपका बहुत शुक्रिया। और दूसरा, जिस तरह आपने बात की, तो सबसे बड़ा इशू ये है कि जहाँ पर साइलिन जो है अदालतों के अंदर महफूज नहीं है, वहाँ हम किस तरह कह सकते हैं कि वकला और जो जजेज़ हैं वो महफूज हैं? क्योंकि फैसलाबाद के अंदर भी इस तरह के वाक़यात पेश आ चुके हैं कि अदालत के अंदर जो है वो जाकर 2 अफराद को जो है वो कत्ल किया गया। तो यहाँ पर जिस तरह आपने कहा कि जजेज़ ने बहुत सारे ऐसे फैसले भी जो हैं वो करने होते हैं जो कि जो साइलिन हैं, जो कि मदई हैं या जो मुल्ज़मान हैं, उनको जो है वो नागवार गुजर सकते हैं। तो इस तरह का भी कोई ना कोई जो वाक़या वो सबसे ज़्यादा सिक्योरिटी तो फिर जजेस की होनी चाहिए। बिल्कुल, जजेस की और हुसूसन जो है वो वकला की, क्योंकि अगर तो मुल्ज़म पार्टी का कोई भी वकील है तो उसके लिए मदई पार्टी जो है वो खतरा बन सकती है, या मदई पार्टी का वकील है तो उसके लिए जो मुल्ज़म पार्टी है वो खतरा बन सकती है। क्योंकि वकला जो है, वकला और जजेस तो किसी भी केसेस में नहायत ज़रूरी हैं, वरना किसी भी केस का हम कह ही नहीं सकते कि इस केस का जो फैसला है वो हो सकता है। अभी जिस तरह गुज़िश्ता दिनों वाक़या पेश है यहाँ पर, वो वाक़या जो है वो डिटेल में जानेंगे आपसे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, यहाँ पे एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद दोबारा आ रहे हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हाशिर बड़ैच हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। हाशिर, सिक्योरिटी के हवाले से क्या कहेंगे? जो आप बता रहे थे बात, मैं चाहता हूँ मैं इसे कंटिन्यू करूँ। मैं इसमें आपको ये वाक़या सुनाता हूँ। अगले दिन वाला, जिस तरह पिछले दिनों जो है वो एक शख्स का कत्ल किया गया अदालतों के बाहर। तो वो जो शख्स है वो बेसिकली अडयाला जेल के अंदर जो है वो कैद था। मंशात के मुकदमे के अंदर जो है वो उसको सज़ा हुई थी, और यहाँ पर उसको स्पेशल जो है वो एक मुकदमे के अंदर पेश करने के लिए जो है वो लाया गया, क्योंकि यहाँ पर फैसलाबाद के अंदर भी उसके खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ थानों के अंदर कत्ल के मुकदमा दर्ज थे, जिनमें एक जो मुकदमा है वो डच कोर्ट के अंदर दर्ज था, दूसरा जो है वो थाना मदीना टाउन के अंदर दर्ज था। तो मदीना टाउन के मुकदमे के अंदर जो है वो उसको पेश करने के लिए यहाँ पर अदालत के अंदर जो है वो लाया गया।
तो जब वो शख्स अदालत के अंदर उसको पेश करने के बाद जो है वो बाहर लाया गया, तो उस वक्त उसको हथकड़ियाँ लगी हुई थी, पुलिस एहलकार जो थे वो भी उसके बिल्कुल साथ थे और पुलिस एहलकार ने हथकड़ियाँ जो है वो पकड़ी हुई थी। लेकिन जैसे ही वो अदालत से बाहर निकला तो थाना डिस्पोर्ट के अंदर जो है उसके खिलाफ जो कत्ल का एक मुकदमा दर्ज था, वो वाले जो मुखालफिन है उनका एक शख्स मौजूद था वहाँ पर, और उसी की जानिब से जो है वो फायरिंग की गई और फायरिंग के नतीजे में एक जो शख्स है वो जो है वो जाँ बहक भी हुआ, जबकि एक जो पुलिस एहलकार है वो वहाँ पर जख्मी भी हुआ, उसके बाजू में जो है वो फायर लगा था। और यहाँ पर हनान भाई मसला ये है कि ये कोई अदालतों के अंदर पहला वाक़या जो है वो पेश नहीं आया, इससे कभी भी अदालतों के अंदर जो है वो मुख्तलिफ वाक़यात पेश आ चुके हैं। और मैंने ये भी देखा कि यहाँ पर ऐसे भी हुआ है कि मुसलसल 3 रोज़ जो है वो मुख्तलिफ नौइयत के फायरिंग के जो वाक़यात हैं वो पेश आते रहे। एक दिन जो है वो अदालतों के बाहर हवाई फायरिंग जो है वो हुई और अल्लाह का शुक्र है कि उसके नतीजे में कोई भी जो शख्स है वो ज़ख्मी जो है वो नहीं हुआ। और दूसरे रोज़ जो है वो वाक़या पेश आया, यहाँ पर फायरिंग की गई और उसके नतीजे में जो है वो 3 अफराद जो है वो ज़ख्मी हुए, जिनमें एक जो शख्स है वो शदीद ज़ख्मी हुआ, 2 अफराद जो है वो मामूली ज़ख्मी हुए। और तीसरे रोज़ जो है वो अदालत के अंदर जो है वो फायरिंग की गई और 2 जो अफराद हैं उनको कत्ल कर दिया गया। हालांकि होना तो ये चाहिए था कि चलें अगर सिक्योरिटी के मामला जो है या कहीं पर नाकस भी हैं, तो जिस दिन पहले रोज़ जो है वो फायरिंग की गई तो सिक्योरिटी जो है वो पुलिस एहलकार जो है वो उनकी ड्यूटी जो है वो सख्त कर दी जाती, सिक्योरिटी जो है वो सख्त की जाती, चेकिंग का जो निज़ाम है यहाँ पर अदालतों में वो उसको जो है वो सख्त किया जाता, लेकिन उसके निज़ाम को जो है वो बेहतर नहीं किया गया। और वहाँ से पुलिस एहलकार जहाँ पर तलाशी लेते हैं वहीं से वो जो बंदा है वहाँ से गुजर के गया, उसके पास पिस्टल था, पिस्टल समेत जो है वो वहाँ पर गया, अदालतों के अंदर गया और अदालत के अंदर जाकर जो है वो उसने 2 अफराद को जो है वो कत्ल किया गया, उसकी जानिब से कत्ल किया गया। और इतना बड़ा जो है ये वाक़या पेश आया, ये कुछ छोटा वाक़या नहीं था कि एक अदालत के अंदर ही हमने ये तो अरसा दराज से सुना था कि लोग जो है वो पेशी पर आते हुए या पेशी से होकर वापस जाते हुए या कहीं अदालतों के बाहर जो है उन पर फायरिंग की गई या वो उनको कत्ल कर दिया गया, लेकिन ये पहला वाक़या था कि अदालत के अंदर जो है वो 2 अफराद और दोनों अफराद जो है वो सगे भाई थे, दोनों अफराद को कत्ल किया गया। तो इस वाक़े के बाद होना तो ये चाहिए था कि सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो सख्त जो है वो कर दिए जाते, इंतजाम जो है वो बेहतर किए जाते ताकि मुस्तकबिल के अंदर जो है ऐसा कोई भी वाक़या जो है वो पेश ना आए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। हमारे साथ बिलाल डोगर भी मौजूद हैं, उनसे भी जान लेते हैं। जी बिलाल, बताइएगा क्या सूरत हाल है सिक्योरिटी के हवाले से? मेरा ख्याल है लाइन जो है कट गया। इसमें बात करूंगा फैसलाबाद की, अगर थोड़ा सा नक्शा खींच लिया जाए, नक्शे के वाले से हमारे साथ बिलाल अगेन लाइन पे आ गए, तो मेरा ख्याल है उनकी बात भी सुन ले। जी बिलाल। जी आनंद भाई, अगर बात करें शहर फैसलाबाद में सिक्योरिटी की तो यकीनन बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल जो है की हुई है पूरे शहर फैसलाबाद, जो अभी कचहरी में वाक़या हुआ है। लेकिन इससे पहले ये तो अभी कचहरी का ऐसा वाक़या है जहां अदालत के अंदर ही, लेकिन इससे पहले जो है अदालत के अंदर जाके एक शख्स को, एक नहीं बल्कि 2 शख्स को जो है वो गोलियां मार के मार देता है। उनकी बाद में सुलह हो गई, वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन बाद में बंदा जाता है और बाद में उसको दिमागी तौर पर माजूर डिक्लेयर कर दिया जाता है। क्या एक पुलिस एहलकार दिमागी तौर पर माजूर ड्यूटी कर सकता है? पहले तो ये सवाल पैदा होता है। ऐसे बहुत सारे केसेस में फिर मैं एक चीज कैटेगरी कहना चाहूंगा, चीज तो फैसला दोनों जो ऑफिसर्स है ना, ये दोनों मीडिया फ्रेंडली नहीं है। ये समझते हैं शायद कि जो साफी है, मीडिया है, ये इनके कोई ओपोनेंट ग्रुप है। अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये इतने लाइक ऑफिसर्स हैं, इनको ये मेरे ख्याल में अपनी स्टडीज के अंदर पढ़ा होगा कि जो मीडिया है ये वॉच डॉग ऑफ सोसाइटी है। ये आपको वो दिखाता है जो आपको आपके मतहत अमला दिखाता, वो सिर्फ सब अच्छे की रिपोर्ट दिखाते हैं। हम सब अच्छी की रिपोर्ट नहीं दिखा सकते। हमने अवाम की नुमाइंदगी वो हक अदा करना है कि जब अवामी नुमाइंदे मौजूद नहीं है तो मेरे ख्याल में सहाफ़ी पर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है कि हम अवाम के मसाइल को ज्यादा कैटेगोरिकली उजागर करते हैं। इससे पहले अगर देखें तो अवामी नुमाइंदे होते हैं, वो गाहे बगाहे अवाम के मसाइल उजागर करते हैं। इस वक्त देखिए सिक्योरिटी का क्या इश्यू चल रहा है वहां पे, क्या आप समझते हैं लैब्स कहाँ पे हैं? अच्छा हनान, देखिए लैब्स तो लैब्स ही मेरे ख्याल में लैब्स है। इस वक्त आईजी पंजाब ने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी इन सब लोगों को एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरक्कियां देकर। क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी तरक्कियां देने के बाद भी ये लोग काम करने से कासिर क्यों है? तो इससे बहुत पैदा होता है कि बद इंतजामी, जो गुज़श्ता रोज भी आपके प्रोग्राम में बैठ के हम डिस्कस कर रहे थे कि ये तो लोकल जो इंतजामिया है उनका काम है चीजों को बेहतर लेके चलना और बेहतर परफॉर्म करवाना। अगर नहीं कर पाता कोई इलाका कुछ भी, और फिर इन्होंने एक और काम किया कि जितनी फैसलाबाद के अंदर चौकियां थी वो खत्म कर दी, पुलिस थानों के अंदर लोगों को शिफ्ट कर दिया कि हमारे पास एक्सेस जो है वो यहाँ तक आ जाए। वो क्राइम रेट नीचे आने की बजाय ज्यादा ऊपर बढ़ गया और ईद से कबल बकरे चोरी होना, ये लाल साहब कोर्ट के हवाले से स्पेसिफिकली ये जो वारदात पे कहूँ तो हनान, मैं बिलाल साहब एक सेकंड,
बहुत शुक्रिया बिलाल साहब आपका। आपने अच्छा, अगर अदालतों का से बात की जाए तो पहले हम उसका एक नक्शा बनाते हैं अवाम को बताने के लिए कि अदालतों का तरीकाकार क्या है। फैसलाबाद में इस वक्त तकरीबन 70 के करीब सिविल जज है और 40 से 45 के करीब गालबन एडिशनल सेशन जज हैं। अब इनकी जो तादाद बनती है वो तकरीबन 110 के करीब बनती है। अब फैसलाबाद के अदालतों में साइलिन कितने आ रहे हैं? फैसलाबाद की अदालतों में साइलिन 10,000 से ज्यादा आ रहे हैं। 10,000 जब साइलिन इंसाफ के हसूल के लिए जब अदालतों से रजू कर रहे हैं तो एक साइल के साथ 4-4, 5-5 बंदे भी होते हैं। जाहिर बात है तादाद जो है बढ़ जाती है। अब इतने अफराद को सिक्योरिटी कैसे दी जा सकती है? एक सवाल, ये पॉइंट हो गया जी। इसके साथ साथ आप देखें कि अगर कोई वकील गन लेके अंदर जा रहा है तो उसकी चेकिंग किस तरह हो सकती है? दूसरा ये पॉइंट। ज्यादातर वाकयात कहां पेश आते हैं? ज्यादातर आपको वाकयात नजर आएंगे हॉस्पिटल्स में और अदालतों में। क्यों? लोग तंग हो जाते हैं। जब लोग तंग हो जाते हैं फिर वो ये नहीं देखते कि आगे कौन है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। जैसे हाशर ने बताया कि अदालतों के अंदर तक जाके जो है वो फायरिंग होने लगी है। जज साहबान की मौजूदगी में फायरिंग होती है और बंदे कत्ल जो है हो जाते हैं। आपने कहा जी कि जजेस की जो सिक्योरिटी वो बहुत ज़रूरी है। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, अब पता नहीं जजेस को सिक्योरिटी दी जाती है या नहीं दी जाती। पहले ऐसे होता था कि जो एडिशनल सेशन जज हैं उनके साथ, एक जज के साथ एक गनमैन होता था। वो जज साहब के साथ ही रहता था, घर तक छोड़ना और लेके आना ये उसकी जिम्मेदारी होती थी। अब पता नहीं, पिछले दिनों फिर पता चला कि जी जो जजेस की सिक्योरिटी थी वो ख़त्म कर दी गई। अब पता नहीं जजेस के साथ सिक्योरिटी है या नहीं है, वो तो बेहतर आपको इस सिलसिले में हाशिर वड़ाई की बता सकते हैं। अब होता क्या है फैसलाबाद के अदालतों में? फैसलाबाद के अदालतों में ये होता है कि 3 गेट हैं। एक गेट जो है वो जजेस के लिए मखसूस है, जहाँ से जजेस की गाड़ियाँ आएंगी और जाएंगी। एक गेट ऐसा है जो कि मेन गेट है, जहाँ से शहरी जो है वो इंटर हो रहे हैं, साइलिन जा रहे हैं और वकला जा रहे हैं। उस गेट पे तैनात जो पुलिस एहलकार हैं, अब कोई वकील जो कि सीनियर वकील है वो वहाँ पे आता है, अपनी गाड़ी खड़ी करता है अंदर। उसके लिए बार बार गेट भी खोलना पड़ता है, पॉइंट से जो है वो सिक्योरिटी गार्ड को हटना भी पड़ता है, गेट खोल के वकील की गाड़ी जो है वो अंदर गुजारनी भी पड़ती है। होता क्या है, जब इस तरह के वाक़यात होते हैं, कोई बंदा कत्ल हो गया, कचहरी में फायरिंग होगी, आर्जी तौर के ऊपर वो गेट बंद कर दिया जाता है जी कि ना सदर की गाड़ी आएगी, ना सेक्रेटरी की गाड़ी आएगी, फलाने की नहीं आएगी, फलाने की नहीं आएगी। 4-5 दिन, हफ्ता, महीना उसके ऊपर अमल दरामद होता है। उसके बाद फिर जो है वो गेट खुलने शुरू हो जाते हैं, फिर से जो है वो वही रूटीन जो है शुरू हो जाती है। ये तो वो पॉइंट हैं जहाँ पे सिक्योरिटी अहलकार हैं। अगर आप कचहरियों में वाक़ अदालत में जहाँ पे सिविल जजेस और इलाका मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, अगर आप उस साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे तो ना कोई गेट है, ना कोई चेक एंड बैलेंस है। अगर वहाँ पे किसी ने कोई वारदात करनी है, किसी ने कोई मुल्ज़मान या मुद्दई के ऊपर फायरिंग करनी है, तो उसके लिए जो है वो आसान हदफ है। जब इंसान के जहन पे ये बोझ सवार हो जाए कि अब मैंने बदला लेना ही लेना है, या मुझे जो है वो ये समझता है कि मुझे इंसाफ नहीं मिला या मेरे साथ इंसाफ नहीं हो रहा, तो वो इस सतह पे चला जाता है, इस नहज पे आ जाता है कि वो कहता है कि जी मैं खुद ही अदालत लगाऊंगा, वो नहीं, मैं खुद ही अदालत लगाऊंगा, मैं खुद ही इसका फैसला करूंगा। और जो है वो फायरिंग करता है। और इस पे मजीद गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। अज़रदार हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद गुफ्तगू करते हैं। अज़हर भाई, आप सिक्योरिटी के पॉइंट, जजेस की सिक्योरिटी का से बात कर रहे थे कि जजेस से कभी सिक्योरिटी ले ली जाती है, कभी जजेस को जो है वो सिक्योरिटी दे दी जाती है। लेकिन ये ज्यादती नहीं है अज़हर साहब, जजेस के पास सिक्योरिटी होनी चाहिए, हर सूरत होनी चाहिए। देखें, जब एक जज फैसला करता है, जाहिर बात है। अच्छा, इनकी जो अभी अब इनका लाइफस्टाइल देख लें अपनी जुडिशरी का, तो आपको पता है कि घर से कोर्ट, उनकी कोई सोशल लाइफ नहीं होती, नहीं घूमते फिरते नहीं है कोई वो। तो इसलिए अगर इनकी सोशल लाइफ हो और वो कहीं आए जाएं, तो इस तरह के वाक़यात जो हैं खुदा न खास्ता वो आपको बढ़ते हुए नज़र आएंगे या बढ़ते हुए आप देख सकते हैं। कत्ल व गारत के, जजेस के ऊपर अटैक, गुज़िश्ता दिनों पता चला है कि डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब से गाड़ी पे आ रहे थे, उनकी गाड़ी पे जो है वो अटैक हुआ है। तो जजेस के ऊपर भी हमले होते हैं, वकला के ऊपर भी हमले होते हैं। लेकिन अज़हर भाई, अगर इनको सिक्योरिटी नहीं दी जाती, कोई इस तरह का वाक़या जो आप बता रहे पेश आता है, इसका जिम्मेदार फिर किसे ठहराएं? देखें, आप मतलब इंतजामिया के लोग देख लें, उनके साथ इतने गार्ड्स होते हैं, लेकिन जिनको देने चाहिए। आप कमिश्नर देख लें, आप आरपीओ देख लें, आप सीपीओ देख लें, आप डीसी देख लें,
जितने भी फैसलाबाद के ये ब्यूरोक्रेट्स बैठे हुए हैं, आरपीओ का ऑफिस से घर का फासला आप तो जानते ही हैं, चंद तकरीबन कदम। 1 2 3 4 15 से 20 कदम का फासला बनता है। यानी कि आप सड़क क्रॉस करें तो आरपीओ सामने। हाउस आ जाता है। मगर हमारे जो आरपीओ साहब हैं वो पैदल नहीं जाते। मैं भी अक्सर औकात मेरा वहाँ से गुजर होता है और कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमने फेस टू फेस देखा है कि जी सिक्योरिटी खड़ी है, रास्ते रोक दिए गए हैं आवाम के। जी क्यों रोक दिए गए जी? आरपीओ साहब गुजर रहे हैं जी। आरपीओ साहब के साथ एक पायलट है, आरपीओ साहब की गाड़ी है, फिर एलीट फोर्स का एक डाला है जी। कहाँ तक जाना है जी? 20 कदम हम चलते नहीं हैं। 20 कदम चलने के लिए जो है वो हम गाड़ी का इस्तेमाल करते हैं, ना सिर्फ अपनी गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, एलीट की गाड़ी हमारे साथ एक इस्तेमाल होती है और एक पायलट इस्तेमाल होता है। ये तो पाकिस्तान का हाल है। फिर सिक्योरिटी अगर इनके साथ रहेगी, इन अफसरान के साथ रहेगी, तो फिर आम जो साइल है जो कि टैक्स अदा कर रहा है और उस टैक्स के मद में हमारे अफसरान को जो है दफ्तरों में बैठे हुए, एयर कंडीशन में बैठे हुए तनख्वाहें वसूल हो रही हैं, तो ज़ाहिरी बात है वही जो अफसरान है वही जिम्मेदार है। अब होता क्या है जी, आप सिक्योरिटी के इशू के ऊपर बात जिस तरह कर रहे थे कि फैसलाबाद की अगर अदालतों में आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट जेल है, सेंट्रल जेल है, बोस्टल जेल है, जहाँ से मुल्जमान को पेशी के लिए अदालतों में पेश किया जाता है। कोई एक भी वीआईपी मूवमेंट फैसलाबाद में आ जाए तो माजरत कर ली जाती है कि सिक्योरिटी नफरी की कमी के बाइस हम आज जेलों से मुल्जमान को अदालतों में पेश नहीं कर सकते। अब वो क्या होता है, तमाम के तमाम केस जो हैं वो फिर पेंडिंग हो गए। जिस किसी का फैसला होना था या जिस किसी की ज़मानत होनी थी या कुछ और दीगर मामलात होने थे, वो तमाम के तमाम जो है पेंडिंग हो गए जी। क्यों जी? हमारे पास नफरी की कमी है, नफरी जो है वो वीआईपी मूवमेंट पे लग गई है जी। तो देखें, नफरी का तो मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि सामना है। ना सिर्फ पंजाब पुलिस को नहीं, आप किसी भी महकमे में चले जाएं वहाँ पे अमले की कमी का शदीद सामना है, मगर उसे मैनेज करना पड़ता है ना। अब मैनेज किस तरह करते हैं ये अब इंतज़ामिया के ऊपर है। अगर तो इंतज़ामिया से अच्छा मैनेज करती है तो गुड एंड वेल है जी, शाबाश है। अगर वो नहीं करते तो हम समझते हैं फिर ये उनकी नाअहली है। नाअहली होने के सबब जो है वो इस तरह के जो है वो वाक़यात देखने में जो है वो नज़र आते हैं। कभी वकील के ऊपर फायरिंग हो जाती है, कभी डॉक्टरों के ऊपर फायरिंग हो जाती है, कभी सरकारी इस मुलाजिमीन के पे ऊपर हाशिर फायरिंग से हो भी जाती पूछ है। लेते हैं। हाशिर साहब, आप क्या कहेंगे? मैं तो जिस तरह अभी अदार भाई ने बताया कि आरपीओ के पास, सीपीओ के पास, कमिश्नर के पास, डीसी के पास इतनी सिक्योरिटी होती है, तो मैं तो यही पूछूंगा कि इतना ऐसा कोई काम कौन सा करते हैं जिसके की वजह से इनको इतनी सिक्योरिटी की जरूरत है। क्योंकि अगर पुलिस के महकमे की अगर बात की जाए तो रोजाना की बुनियाद पर जो सैकड़ों ऐसी पिटीशनें आती हैं कि जो पुलिस है वो अपना काम नहीं कर रही और लोगों को मुकदमे के अंदर आज के लिए जो है वो अदालतों का रुख करना पड़ रहा है। डीसी साहब के खिलाफ जो है वो सैकड़ों दरखास्तें जो है वो रोजाना की बुनियाद पर जो है वो अदालतों में आती हैं और जिनको यही जजेज जो है वो हल करते हैं, जिनके पास सिक्योरिटी जो है वो नहीं है। सिर्फ एक एहलकार है, मुख्तलिफ जो जजेज हैं उनके पास। और अगर खुदा ना खास्ता कोई इस तरह का इशू बनता है तो आपको पता है एक एहलकार मुकम्मल तौर पर नाकाफ़ी है। एक एहलकार जो है वो तमाम यहाँ एक जज को, एक पुलिस एहलकार जो है वो कभी भी महफूज नहीं बना सकता अगर इस तरह का या किसी भी किस्म का कोई भी नाउशगवार जो वाक़या है वो अगर पेश आता है। लेकिन माजरत के साथ होता यहाँ पे यह है, जिस तरह अभी अज़ादार भाई ने एक अदालतों के मेन गेट की बात की, तो अब भी हन्नान भाई वहाँ पर सिर्फ 3 जो है वो 2 पुलिस एहलकार हैं और एक जो है वो सिविल डिफेंस का बनता है। और इन्हीं लोगों ने वहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, यहाँ पर जो साइलिन आ रहे हैं उनकी तलाशी लेनी है, साइलिन के साथ जो सामान है उनकी तलाशी भी इन्होंने लेनी है। अगर कोई वकील आया या कोई पुलिस की गाड़ी आई है तो दरवाज़ा भी जो है वो इन्होंने खोलना है। तो 2 पुलिस, टोटल 3 अफराद जो है वो इस वक्त गेट पर मौजूद हैं और मुकम्मल जो काम है और मुकम्मल जो जिम्मेदारी हैं वो यहाँ पर इन्होंने संभालनी है। और अगर सुबह के वक़ात की बात की जाए तो जिस तरह अभी अदादार ने बताया, रोजाना की बुनियाद पर 10,000 से ज़ायद जो है वो साइलिन जो है वो अदालतों के अंदर आते हैं। तो कम से कम उन 10,000 में से 5,000 जो बंदा है वो सुबह तकरीबन 7:30 से लेकर 8:30 बजे के, क्योंकि 8 बजे अदालतों का टाइम जो है वो शुरू होता है, 7:30 जो है वो लोग आना शुरू कर देते हैं और तकरीबन 8:30 तक जो है वो बड़ी तादाद जो है वो लोगों की यहाँ पर होती है। और उस टाइम के अंदर जब वह यहाँ पर आपको भी पता है कि एक शख्स के लिए मुमकिन ही नहीं है कि 5,000 बंदे की मुकम्मल तौर पर जमा तलाशी जो है वो कर सके। लेकिन जो है वो मुतअद्दिद बार हमने ये खबर भी चलाई कि पुलिस एहलकारों की कमी है, लेकिन यहाँ पर जो है वो इस तरह का कोई भी जो हुकाम है उनकी जानिब से कोई ना तो एक्शन लिया जाता है ताकि पुलिस एहलकार जो है वो उनकी कमी को जो है वो पूरा किया जा सके। दूसरी जानिब वो एहलकार जो कि अदालतों के अंदर जिनकी ड्यूटी है उनकी तादाद भी जो है वो 3 से 4 है और 70 से ज़ायद जो है वो सिविल जजेज़ हैं, 45 के लगभग जो है वो यहाँ पर एडिशनल सेशन जजेज़ हैं टोटल। तो आप देख लें कि ये तकरीबन तमाम जो अदालतें हैं 115 के लगभग बनती हैं। 115 अदालतें जो हैं वो उन्हीं 4 पुलिस एहलकारों ने जो है वो घूमनी है। इसके अंदर इनकी जिम्मेदारी यह है कि अगर अदालत के अंदर किसी किस्म का कोई नाखुशगवार वाक़या आ जाता है वो भी इन्हीं पुलिस एहलकारों ने देखना है। अगर किसी किस्म के कोई अहम बयान है, खसूसन जो है वो 64 के बयान जिन्हें हम कहते हैं, वो अगर किसी के होने हैं तो उनकी भी मुकम्मल जो जिम्मेदारी है वो पुलिस उन्हीं 3-4 पुलिस एहलकारों के ज़िम्मे है। वहाँ से अदालत से बयान दिलवाने के बाद बाहर अदालतों के बाद छोड़ने तक जो है वो मुकम्मल जिम्मेदारी इन्हीं की है।
तो आप फिर वहाँ पर हिसाब लगा लेंगे, अगर वो किसी एक अदालत के अंदर मौजूद है, अगर किसी दूसरी अदालत के अंदर नाखुशगवार वाक़या जो वो पेश आता है तो उसका जिम्मेदार जो है वो कौन होगा। यहाँ पर कोई एक्शन ही नहीं लिया जा रहा है। इवन जजेस और इसके साथ साथ वकला जो है वो भी गैर महफूज हैं, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता अगर किसी वकील का किसी के साथ इशू हो तो हमें अब ये तो आइडिया हो गया कि अगर कोई शख्स जो है वो अदालतों के अंदर बंदा मारना चाहता है तो उसके लिए मुश्किल नहीं है। तो उसकी अगर किसी वकील के साथ दुश्मनी होगी तो हम किस तरह कह सकते हैं कि यहाँ पर जो वकला है वो यहाँ पर महफूज। हल क्या है हाशिम? हल मेरी नज़र में एक तो सबसे पहले ये है कि जो फैसलाबाद के अंदर जो है तकरीबन 48 या 49 जो जजेस हैं उनकी कमी है, तो सबसे पहले तो उस कमी को पूरा किया जाए। उस कमी का फ़ायदा ये होगा कि रोज़ाना जिस तरह एक जज के पास तकरीबन 80 से 90 केसेस होते हैं, तो उनमें से ज़्यादातर जो वो पुलिस की वजह से जो है वो ज़्यादातर पटिशनें होती हैं 22 और 22B की, तो जजेस को ये भी निपटानी होती हैं। फिर जो जिन केसेस का ट्रायल है वो भी उनको मुकम्मल करना पड़ता है, तो ज़्यादा पटिशन्स होने की वजह से जो ट्रायल है वो स्लो हो जाता है। और जब ट्रायल स्लो होता है तो लोगों को बाज़ औक़ात इस वजह से भी गुस्सा आ जाता है या लोगों की बर्दाश्त जो है वो ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से इस तरह के वाक़यात जो है वो पेश आते हैं। तो जजेस की तादाद जो है वो बढ़ाई जाए ताकि केसेस का जो ट्रायल है वो तेज़ और फैसले जो हैं वो जल्द आएँ, लोगों का एतमाद जो अदालतों पर है वो इसी तरह कायम रहे और बढ़े। दूसरी जानिब जो पुलिस एहलकारों की कमी है उस कमी को जो है वो पूरा किया जाए। दूसरा यहाँ पर मैं छोटी सी बात आपको ये भी बताता चाहता हूँ, जिस तरह अभी अज़ादार भाई ने कहा कि यहाँ पर हम वकला की जो तलाशी है वो किस तरह कोई लेगा, तो यहाँ पर बार के सदर और उसके साथ साथ पुलिस एहकाम की गुज़िश्ता दौर की एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग के अंदर यह कहा गया था कि वकला जो है उसके लिए कोई सिस्टम बना लें, चाहे कोई इस तरह का कार्ड बना लें ताकि वकील जो है वो अपना कार्ड बना दिखाए, वो कार्ड स्कैन हो सिस्टम के अंदर, उसका नाम जो है वो डिटेल आ जाए, या कोई इस तरह का स्कैनिंग सिस्टम जो है वो बना लें ताकि कोई भी वकील जो अंदर गया चाहे वो तलाशी के बगैर गया उसका मुकम्मल जो रिकॉर्ड है वो अदालत के अंदर जो है वो मौजूद हो। अब ज़रूरी तो नहीं कि कोई वकील जो है वो असला लेकर अंदर जाए, ये भी मुमकिन है कि कोई भी यहाँ पर काला कोट पहनकर अदालत के अंदर चला जाए, हमें तो यही लगेगा कि वो वकील है। अब जिस तरह पंजाब बार कौंसिल की जानिब से इस हवाले से बेहतरीन काम किया जा रहा है कि जो रजिस्ट्रेशन है वकला की वो ऑनलाइन की जा रही है ताकि उन्हें पता चल जाए कि अगर कोई बंदा जैली वकील बना हुआ है तो उसका जो रिकॉर्ड में है वो हमें फ़ौरन जो है वो पता चल जाए। तो इस तरह का काम जो है वो यहाँ पर किया जा सकता है, जो स्कैनर है यहाँ पर वो लगाए जा सकते हैं और पुलिस एहलकारों की जो तादाद है वो बढ़ाई जा सकती है मेन गेट्स पर, ताकि आने वालों की तसल्ली से जो है वो तलाशी लेने के बाद जो है वो अंदर जाने दिया जा सके। ये 3-4 छोटे अगर इकदाम हो जाएँ तो हम कह सकते हैं कि अदालतों में सिक्योरिटी का जो निज़ाम है वो बेहतर हो सकता है और जो साइलिन है वो कम से कम बगैर ख़तरे के अदालतों के अंदर जो है वो आ सकेंगे। जी बिल्कुल ठीक कहा आपने, ये वो मसाइल हैं जिनको हल किया जाए तो मामला जो है वो बेहतरी की तरफ आ सकते हैं। अज़दा साहब आपका बहुत शुक्रिया, हाशिर आपका भी बहुत शुक्रिया, आप आज के शो के अंदर आए। नाज़रीन यहाँ पर छोटा सा ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे सेकंड सेगमेंट जो है वो स्टार्ट हो चुका है और सेकंड सेगमेंट के अंदर आपको पता होता है कि हमने सबसे पहले जो एशिया खुरनोश होती हैं उनके आज के भाव जो है वो बताने होते हैं। आपको मार्केट कमेटी की तरफ से जो रेट लिस्ट पब्लिश की जाती है उसके बारे में बताना होता है। तो क्या होंगे आज के रेट, देखेंगे हमारे स्पेशल सेगमेंट आज के भाव में। बिलाल डोगर हमारे साथ मौजूद होंगे। बिलाल बताइएगा क्या सूरत हाल है, मार्केट कमेटी की तरफ से जो लिस्ट पब्लिश की गई है उसके मुताबिक रेट्स क्या होंगे आज? अच्छा बिल्कुल, मार्केट कमेटी फैसलाबाद की जानिब से आज रोज हफ्ते की रेट लिस्ट जो जारी कर तेजी फिर से देखी जा रही है, जबकि फल मुस्तहकम दिखाई देते हैं। प्याज 2 रुपये किलो महंगा हुआ है 48 से 50 का, टमाटर 7 रुपये किलो महंगे हुए हैं 54 से 64 रुपये किलो, लहसुन देसी सुर्ख 10 रुपये महंगा हुआ है 350 से 360 रुपये किलो, लीमू देसी 10 रुपये महंगा हुआ है 190 से 200 रुपये किलो हो गया है, खीरे 5 रुपये महंगे हुए हैं 75 से 80 रुपये किलो, शिमला मिर्च 5 रुपये महंगी हुई है 95 से 100 रुपये किलो, जबकि अरबी 5 रुपये महंगी होते हुए 145 से 150 रुपये पे जा चुकी है। सेब काला कुल्लू 330 पे है, सेब सफ़ेद 220 पे है, केला 230 रुपये दर्जन पे है, खरबूजा 100 रुपये है, फालसा 170 रुपये है, आड़ू 150 है, तरबूज 40, खुबानी 180, गर्मा 90 रुपये किलो पे बरकरार है। आम अनवर डटोल 10 रुपये सस्ता हुआ है 150 से 140 रुपये किलो, आम दुसहरी 150 पे है, आम सिंदड़ी 160 पे है, आम लंगड़ा 85 रुपये किलो है, आम मालदा 85, जबकि आम चौंसा 170 रुपये किलो पे बरकरार है। मौसमी फल जो है इस हफ्ते में 2 बार कम हुए, लेकिन अब गुज़िश्ता 2 रोज़ से जो है अपनी कीमत के ऊपर बरकरार है, लेकिन कीमतें इस हद तक हैं कि आवाम की पहुँच में है, जबकि ब्रायलर मुर्गिया गोश्त और अंडे फार्मी महंगे हैं, सब्जियाँ महंगे होने का सिलसिला जारी है। आम आदमी के ऊपर इस हफ्ते भी महंगाई के हवाले से कुछ सुख का सांस मिलता दिखाई नहीं दे रहा। जी बिलाल, आप हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं। नाज़रीन जैसा कि आपको पता है सेकंड हाफ के अंदर हमारे
गेस्ट भी चेंज होते हैं और इसके साथ साथ एक नया मौजू और एक नया टॉपिक जो है वो ज़ेर बहस आता है। तो आज हम माशरे की एक बहुत ही तलख हकीकत के बारे में गुफ्तगू करेंगे, ख़वातीन के हवाले से, उनके मसाइल के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। जहेज़ एक लानत समझा जाता है, लेकिन हमारे माशरे में आज भी इसकी पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा देखी जाती है और इसकी पेनिट्रेशन की वजह से बहुत सारे घर, बहुत सारे मसाइल जो है उनका सामना करना पड़ता है। बहुत सारी लड़कियों को और उनके घर वालों को जो है वो मसाइल का सामना करना पड़ता है। कितनी अहमियत है इसकी और किस तरह से इस मसले को हल किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है, आज इस मौजू पे ख़ास तौर पे गुफ्तगू करने के लिए हमने दावत दे रखी है। हमारे शो में मौजूद होंगी आज निदा शफीक जो कि सोशल वर्कर हैं, आपको वेलकम करते हैं जी शो के अंदर। और उनके साथ साथ बिया नदीम जो कि फैशन डिज़ाइनर है और बड़े ही एहसन अंदाज में इन्होंने एक खूबसूरत मैसेज जो है पोर्ट्रे किया है अपने थीसिस के ज़रिए। तो बिया आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो पहले बिया नदीम की तरफ चलते हैं और गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। बिया बताइएगा कि किस तरह से आप इस चीज़ को लेती हैं कि ख़वातीन के लिए जहेज़ जो है एक मसला बन जाता है कहीं ना कहीं आके, और आपने इस पर क्या काम किया है, किस तरह से अपना मैसेज जो है पब्लिक तक पहुँचाने के लिए मेहनत की है आपने? मैं कुछ अर्सा पहले मैं चाह रही थी कि मैंने कुछ ऐसा करना है जिसमें दो चीज़ें हों। एक कोई ना कोई मैसेज कन्वे करूं, दूसरा कुछ ऐसा करूं कि बहुत डिफरेंट हो जो पहले कभी किसी ने किया हो। तो हमारा मैं फैशन डिज़ाइनिंग की स्टूडेंट हूं, तो हमारा 4 ईयर के बाद एक फाइनल प्रोजेक्ट होता है जिसमें हमने ड्रेसेस तैयार करने होते हैं और हमारा ये वेस्टर्न कोर्स है। और वेस्टर्न कोर्स में मैंने इसको जहेज़ को थीम लेके अपने ड्रेसेस में क्रिएट किया है और एक मैसेज भी दिया है लोगों को कि ये एक बहुत बुरी चीज़ है। एक तो पेरेंट्स अपनी बेटी दे रहे होते हैं और ऊपर से आजकल की बढ़ती हुई डिमांड्स जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं। पहले ऐसे होता था कि जहेज़ में वालिदैन अपनी हैसियत के मुताबिक जहेज़ देते थे, लेकिन आजकल ज़्यादातर ये होता है कि डिमांड्स बढ़ गई हैं। उनकी घर, गाड़ी, प्रॉपर्टी वगैरह वो लोग बोलते हैं, मतलब मांगते हैं और फिर जाके उनका रिश्ता तय होता है और फिर जाके शादी होती है। अदरवाइज़ अगर वो डिमांड पूरी नहीं करते तो वो शादी ही नहीं होती। और उसके अलावा मैंने देखा है कि बहुत सारी लड़कियां जिनकी एज बहुत ज़्यादा हो गई है लेकिन उनकी शादियां नहीं हो रही क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से ताल्लुक़ रखती हैं और लेकिन उनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते आजकल की बढ़ती हुई डिमांड्स, तो उनकी शादियाँ नहीं हो पाती। अगर कोई पेरेंट्स जहेज़ दे भी दें कर्ज लेके, तो ऐसे होता है कि वो कर्ज ले लेते हैं और अपनी बेटी को विदा कर देते हैं, लेकिन यह कि सारी ज़िंदगी वो कर्ज चुकाते रहते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे मुश्किलात पेश आ रही हैं और कुछ की तो शादियाँ ही नहीं होती और कुछ की उम्रें बीत जाती हैं। तो मैंने फैशन ड्रेसेस बनाए थे हमारे मतलब रिसेंटली, उसमें ये था कि जहेज़ के मोटिव्स ऐड किए हुए थे ड्रेसेस में। वेस्टर्न कल्चर था और उसमें पाकिस्तानी कल्चर पे पहली दफ़ा ड्रेसेस बने हैं जहेज़ को लेके। एक तो मैसेज कन्वे हो गया और एक तो ऐसा काम किया जो कि पहले कभी ना हुआ हो पाकिस्तान में। और इसमें ये था कि मैंने जो मेरे ड्रेसेस थे उसके अंदर घर वगैरह इन सब के एम्ब्रॉयडरी वगैरह, एम्बेलिशमेंट वगैरह करके उसमें एक पूरा थीम और अपनी पूरी स्टोरी मैंने उसमें क्रिएट की हुई थी। ब्राइडल भी थी, मतलब एक तो बेटी दे रहे हैं, ऊपर से जहेज़, मतलब ऐसे है कि बेटी भी दे रहे हैं और घर के लिए भी चीज़ें मांग रहे हैं। तो मैं चाह रही हूँ। अच्छा, ड्रेसेस के ऊपर क्या डिज़ाइन किया? ड्रेसेस के ऊपर डिज़ाइन ऐसे था कि मैंने ब्राइड भी शो करवाई हुई थी और उसमें एम्बेलिशमेंट के ज़रिए उसके अंदर ऐसे था कि घर के मोटिव थे, गाड़ी के मोटिव थे। आजकल तो गाड़ी की डिमांडिंग बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है और घर, प्रॉपर्टी वगैरह हर चीज़ मांग रहे हैं। तो जो जहेज़ से रिलेटेड चीज़ें थी ना वो मैंने अपने ड्रेसेस में क्रिएट की हैं। मेरा एक ड्रेस था कॉकटेल, उसमें ऐसे था कि उसमें मैंने एक मोटिव ऐड किया हुआ था। उसमें एक लड़का था और उसने लड़की का हाथ पकड़ा हुआ था और उसमें ये चीज़ भी थी कि उसने पैसे भी पकड़े हुए थे। मतलब अगर पैसा है तो वो हाथ पकड़ने के लिए एग्री हैं, अदरवाइज बेटियां उम्रें बीत जाती हैं, घर बैठी रहती हैं और पेरेंट्स के लिए बेटियां बोझ नहीं होती। वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब अपनी बेटियों को उनके लेकिन आजकल के मुताबिक मतलब शादी तो करनी है तो वो शादी भी करते हैं, लेकिन एक बर्डन और एक जिम्मेदारी हो रही है, मतलब को मन पे रख के शादी जो है वो की जाती है। शादी की तो जाती है। निदा, आप क्या कहेंगी, आपकी सबमिशन क्या है इस हवाले से? मैं समझती हूँ कि जो इस टाइम जहेज़ की डिमांड को बढ़ते हुए कि जिस तरीके से बढ़ाई जा रही है, और मैं समझती इसमें एक रेस लगी हुई है। समझते हैं कि अगर एक बहू हमारी इस लिमिट तक जहेज़ लाई है तो दूसरी अगर आए तो इससे भी ज़्यादा लाए। तो ये नहीं है, वो ये नहीं देखते कि आया ये जो हम बहू ला रहे हैं ये बहू नहीं है, ये हमारी बेटी है। और जो बेटी है ये बाकरदार है, बावकार है, इसमें टैलेंट है, ये हमारी रिस्पेक्ट करती है नहीं, वो ये चीज़ें इग्नोर हो गई हैं। उसकी काबिलियत जो है उसको इग्नोर कर दिया गया है।
जहेज को इस कदर बढ़ा दिया गया है डिमांड के अकॉर्डिंग के बस अगर जहेज है तो ये इसमें तमाम खूबियां हैं, अगर जहेज नहीं है तो उसकी तमाम खूबियां जो है ना वो कुचल दी गई हैं, रोन दी गई हैं, जिसका जो बर्डन है वो पेरेंट्स पे बढ़ गया। तो यहाँ तक मैं समझती हूँ कि जो जहेज है वो एक साइलेंट सोसाइटी में एक गाली है। आप अगर खुल के किसी को कुछ नहीं बोल सकते, जहेज की डिमांड कर ली, इट्स मीन आपने उसके पेरेंट्स को गाली दे दी कि आपने एक बेटी की अच्छी तरबियत नहीं की, आपने उस पर मेहनत नहीं की, आपने उसको एजुकेशन नहीं दी, आपने उसको सोसाइटी में अच्छा इन्वायरमेंट नहीं दिया। वो सब चीजों पर पानी फिर जाता है। अगर आपने इट्स मीन के पेरेंट्स की मेहनत पे पानी फेरने का मतलब ये जब जहेज मांग लिया, जबकि टू द पॉइंट ये होना चाहिए बच्ची अच्छी होनी चाहिए, बाकरदार बावकार को अहमियत नहीं दी जा रही। जो हमारे जहेज, जो हमारे इस्लाम में भी जो सबसे ज्यादा वैल्यूएबल है कि आप उनको दीनी तालीम दें, आप उनको एक परहेजगार बेटी बनाएं और वो ये चीजों को देखते हुए आप किसी लड़की को सिलेक्ट करें, ना कि अब ये देखें कि इसके पास क्या है, ये गाड़ियां ला रही है, ये घर ला रही है, ये मसलन किस क्वांटिटी में जहेज आएगा। बिल्कुल ठीक है। जहेज की क्वांटिटी नोट हो रही है, लड़की की काबिलियत को बिल्कुल इग्नोर किया जा रहा है। उसको मैं समझती हूँ कि ये जो जहेज है लड़कियों को खुद रिफ्यूज करना चाहिए, लड़कियों को खुद इस काबिल बनना चाहिए कि वो खुद रिफ्यूज करें। उनमें इतनी एबिलिटी स्किल्स होनी चाहिए कि वो बोलें कि हम में वो तमाम क्वालिटीज हैं जो कि जहेज हम नहीं लाएंगी। और मैंने बहुत सारी बच्चियों में ये चीजें देखी हैं जो पेरेंट्स को कहती हैं हमने तो फ्रिज भी 2 लेने हैं, हमने एसी भी लेना है, हमने गाड़ी भी अच्छी वाली लेनी है, हमें गोल्ड इतनी क्वांटिटी में मिलना चाहिए। वो क्यों है? वो देखती हैं कि जितना ज्यादा मेरे पास जहेज होगा मेरी ससुराल में रिस्पेक्ट भी उतनी ज्यादा होगी। इट्स मीन के पेरेंट्स का और गर्ल्स का ये माइंड मेकअप हो चुका है कि मेरे पास ज्यादा से ज्यादा जहेज होगा तो मेरा हस्बैंड, मेरे ससुराल वाले, मेरी नंद, मेरी आगे की जो नई फैमिली है वो रिस्पेक्ट करेगी। इट्स मीन के काबिलियत दिखावा आ गया, शो ज्यादा आ गया, जो कि एबिलिटीज और स्किल्स है ना वो कुचल दी गई हैं, जबकि ये चीजें फ्रंट पे होनी चाहिए थी। जहेज में कहती हूँ पेरेंट्स को खुद इग्नोर कर देना चाहिए। जब हमारे यहाँ एक और बहुत गंदा ट्रेंड है, गंदा ट्रेंड है। उसकी रीजन ये है कि ये जो रेस है ना जहेज की, जब ये एक गंदा ट्रेंड चल चुका है जिसको कंट्रोल करने के लिए रिच लोगों को रिफ्यूज करना चाहिए। वो ना दें ना वो लें, क्योंकि हमारा जितना ट्रेंड है ना वो हाई क्लास से स्टार्ट होता है, देखा देखी होता है। तो जो कि अब देखें कि बहुत सारी मेरे नोटिस में एक फीमेल थी, वो मेरे पास बुटीक पर आती थी। चूंकि मैं खुद 15-16 ईयर्स से बिजनेस कर रही हूँ, मैं सेकेंड ईयर की स्टूडेंट थी जब से मैं अपनी इस फील्ड में हूँ। तो मैंने देखा कि एक स्टूडेंट थी, यानी कि वो मसलन जॉब भी करती थी, स्टूडेंट भी थी, उसने अपनी जॉब से सैलरी से कलेक्ट अपना जहेज करने में नाकाम रही। उसने एक इन्वेलप लिया, एप्लीकेशन लिखी और उसको कुछ अच्छे घरों में उसने पास की कि मे भी कोई मेरी हेल्प करे, क्योंकि उसके पेरेंट्स नहीं थे। उसने वो एप्लीकेशन डिफरेंट घरों में पास की कि मेरी मे भी, उसने नीचे अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया और उसको जहेज के लिए किसी ने हेल्प नहीं की। उसको मसलन उल्टे सीधे क्वेश्चंस, ऑफर्स नेगेटिव होना शुरू हो गई, जबकि उसको जहेज में फेवर नहीं मिली। तो वो फिर मेरे पास जब आई तो मैंने अपने जानने वाले लोगों से कांटेक्ट किया, उसके घर हर चीज प्रोवाइड की। उस दिन मुझे लगा कि जहेज पे 100% नहीं 1000% रिफ्यूज और बाइकआउट होना चाहिए। और इसको सोशल वर्किंग में और इसको मीडिया लेवल पे, इसको इंटरनेशनल लेवल पर, इस पर जो है इसका टोटल इंतजाम, या कहना चाहिए कि प्लानिंग होनी चाहिए, प्रोग्राम होनी चाहिए और सेमिनार होने चाहिए कि इसको प्रॉपर बाइकआउट किया जाए। और इसको हाई क्लास जो है वो तो अफोर्डेबल है, लेकिन वो ऐसी वो शैतानी चला देते हैं कि वो लो तबके को फेस करनी पड़ती है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि ये जो आपने कहा ट्रेंड चल जाता है,
जी। और बहुत सारे देखा देखी लोग शुरू हो जाते हैं। जी। तो हमें ट्रेंड चलाने वाला अगर कोई होता है तो ट्रेंड दबाने वाला भी होता जी है। देखिए, ट्रेंड दबाने का जो मैंने आपसे पहले आपको एक बताया है कि पेरेंट्स को खुद रिफ्यूज करना चाहिए, अपनी बेटियों की तरबियत की तरफ फोकस करना चाहिए। वो इतना अपनी बेटियों को निखार लें कि खुद 10 रिश्ते पीछे हों और आप क्या जहेज को कहेंगे बायकॉट करें। दिया, इस हवाले से आपकी सबमिशन क्या है? आप क्या समझते हैं कि जो आपने मैसेज पोर्ट्रे किया जी, जी। अपने थीसिस के जरिए, लोगों का उस पर रिएक्शन क्या था? मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था जब मैं अपना डिस्प्ले लगा के, मेरा गैलरिया में डिस्प्ले हुआ है और पेरेंट्स आ रहे थे, फीमेल्स आ रही थी, मेल्स आ रहे थे, मतलब एजेंट, और वो इतनी दुआएं दे रहे थे कि मतलब इस बच्ची ने ये चीज़ क्रिएट की। और मैं देख रही थी मतलब उनकी आंखों में, और उनका वो दिल से फील ले रही थी कि मतलब ये इतना प्यार कर रहे हैं कि इनके लिए क्या है, मतलब कुछ भी नहीं है। ड्रेसेस वो वेस्टर्न उनके होते दिल हैं, की बात आपने, मतलब वो वेस्टर्न ड्रेसेस होते हैं, उनको देख के समझ नहीं आएगी ये क्या चीज़ है। लेकिन जब वो सुनते थे, स्टोरी सुनते थे, तो फिर वो मैं फील करती थी कि मतलब वाकई मैंने कुछ अच्छा किया है। और मैं ये चाह रही हूँ कि मतलब इस चीज़ को ख़त्म किया जाए, मतलब डिमांड्स ख़त्म की जाएं, जो कि इन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि बिल्कुल डिमांड्स हाई खत्म क्लास होने से चाहिए। स्टार्ट होती है। निदा, अगर डिमांड्स रखी जाती हैं तो इससे अगले का लालच जो है वो आपके सामने आ जाता है, बढ़ता जाता है। मैंने जैसे आपको पहले बताया कि वो देखते हैं हमारी एक बहू इस क्वांटिटी में जहेज लाई है, तो जो लड़की जो सेकंड बेटे की शादी करनी होती है, वो ससुराल वाले, न्यू ससुराल वाले वो परेशान हो जाते हैं, पहली बहू इतना लेके गई या कुछ उससे ज्यादा होगा तो हमारी बेटी की रिस्पेक्ट वहां पर होगी। तो मैं समझती पेरेंट्स तो अपने आप को नीलामी में ले जाते हैं। जब आप किसी से उधार लेते हैं, आप किसी से इंस्टॉलमेंट पे कुछ चीजें बाय करते हैं, आप अपने रिलेटिव्स को या अजीजों को बोलते हैं जी आप क्या पे देंगे शादी में, आप क्या देंगे, आप क्या देंगे, इट्स मीन कि उनको नीलामी के स्टेज पर ले जाया जा रहा है। वो उसकी रोकथाम होनी चाहिए और पेरेंट्स को ही रिफ्यूज करना चाहिए। आपको नहीं लगता कि सोशल मीडिया पे भी इस चीज का ट्रेंड होना चाहिए? बिल्कुल, इसका सोशल मीडिया पर और प्रैक्टिकली होना चाहिए, प्रैक्टिकली होना चाहिए। प्रैक्टिकली तो होगा ना, जब ट्रेंड चलेगा तो ट्रेंड किसने चलाना है? ये देखिए, अब जैसे कोई अभी से लाइक शादियां हो, बिया की शादी है, ये रिफ्यूज करे, ये खुद से स्टैंड ले, ये खुद से रिफ्यूज करे कि भाई मुझे इतनी एबिलिटी स्किल्स है, मैं नहीं करूंगी। हमारे माशरे की एक और बड़ी तल्ख हकीकत है, आप बिल्कुल गर्ल्स के हक में बात कर रहे हैं और बहुत अच्छी बात कर रहे हैं जी, लेकिन समटाइम जैसे पांचों उंगलियां कहा जाता है कि बराबर नहीं होती, कुछ गर्ल्स भी होती हैं जो ये देखती हैं कि लड़का कितना पैसे कमाता है, जी देखिए, वो कितना एजुकेटेड है ये नहीं देखा जाता। वो ये देखा जाता है समटाइम कि एक वो जैसे कहते हैं ना कि एक लड़का है वो शराब भी पीता है, सारे काम उल्टे करता है, लेकिन पैसा उसके पास है, कहा जाता है बेटी जाके खुद ठीक कर लेगी। और दूसरी जानब एक ऐसा होता है जो पढ़ा लिखा एजुकेटेड होता है, हलाल की कमाई कमा रहा होता है, हराम पे उसका कोई लेना देना नहीं होता और उससे वेल मैनर्ड होता है, कोई नशा नहीं करता, कोई जुर्म नहीं करता, एक इज्जत की बाइज्जत जिंदगी गुजार रहा होता है, उसको समटाइम रिजेक्ट करके दूसरे को सिलेक्ट कर लिया जाता है। ये तो आपने फिर बड़ी अच्छी बात करी। मैंने तो पागल मर्दों की भी शादी होते हुए देखी है। अगर उसके पास के पेरेंट्स के पास इतनी वो प्रॉपर्टीज, बैंक बैलेंस है, तो वो एक नॉर्मल वेल सेटल्ड, वेल पर्सनैलिटी लड़की की शादी एक मेंटल पागल के साथ भी होती है, बिल्कुल मेंटल लड़के के साथ भी हो जाएगी। तो ये भी, इस पे भी तो आवाज उठानी चाहिए। देखिए, ये एक लड़की जो वो कहती है कि मेरे वालिद ने मुझे ये दिया वो दिया, अब उसके वालिद की उम्र 60 साल हो चुकी हो जी, 60 साल में उसने जो कमा के उसे दे रहा है वो एक 25 साल के या 24 साल के लड़के से एक्सपेक्ट कर रही हो। हाउ इज दैट पॉसिबल कि वो तमाम चीजें दे? देखिए, ट्रेंड इशू है और इस टाइप के जो रीजंस हैं ये 5 to 10%, ये 20% है, ये 20% है। ये जो रेशियो है, आप अगर इस पे प्रॉपर एक वर्किंग की जाए तो ये 10 to 20% होगा। 80% जहेज ही इशू है। मैं मानता हूं इस चीज को बिल्कुल, और होते हैं। आप क्या समझती हैं कि इन मामलात को हल कैसे किया जा सकता है? आपने कहा कि अभी के मतलब लड़के को देखते हैं, हमारे ज़्यादातर सोसाइटी में ऐसे भी तो होता है कि लड़की ने कुछ नहीं करना, इंडिपेंडेंट नहीं होती, तो उन्होंने उसका फ्यूचर सिक्योर करने के लिए ये सब तो देखना ही है कि मतलब हमारी बेटी सेटल हो जाएगी कि नहीं। लेकिन इतना देखना कि अयाशियां करे नहीं, और इस तरह
वो भी बुरी बात नहीं है, करना चाहिए। जी, जी। मेरी भी कल को बेटी होगी, मैं देखूंगा उसका घर जो है वो सेटल्ड फैमिली हो। देखनी लेकिन चाहिए। बात ये असल में लेकिन- होता है, असल में मेरी जो कहने जी, का जी। मकसद था कि अच्छे को छोड़ के बुरा सिलेक्ट सिर्फ पैसों के लिए कर लेना, ये जायज है कि वो नहीं? 5% वो ये- 5% ये जायज है कि नहीं आपकी नजर में? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। ठीक कह रहा जी, हूं। जी। तो मुझे ये बताइएगा कि अब इस ट्रेंड को किस तरह से सेट किया जाए? हम गर्ल्स की तरफ से भी सेट करना चाहते हैं, बॉयज की तरफ से भी। इन दोनों को ठीक करने का मकसद ये कि एक खूबसूरत माशरा जन्म ले, जी क्योंकि डेफिनेटली खूबसूरत माशरा जन्म लेगा तो हम बतौर कौम दुनिया के अंदर रिकग्नाइज होना शुरू जी जी होंगे। आप क्या कहेंगे इस सवाल? मैं ये चाहती हूँ कि जितने मतलब हम लोग पेरेंट्स के घर जाते हैं मतलब लड़की देखने वगैरह, तो वो देख लें कि मतलब ये कितना अफोर्ड कर सकते हैं। वो अपनी खुशी से जितना मर्जी दे दें वो ठीक है, लेकिन एक जो डिमांड रख देते हैं ना कि ये भी लेके आएगी, ये भी ऐसे भी होगा, तो ये बहुत नेगेटिव पॉइंट है। मैं चाह रही हूँ कि मतलब ऐसे हो कि जितने पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं उतना दें। जहेज बिल्कुल बुरी चीज नहीं है, पेरेंट्स देते हैं अपनी बेटी को, वो चाहते हैं कि मतलब खुशी से अगर कोई देना जी, जी। चाहे, आप डिमांड ना करें। डिमांड मत डिमांडिंग जो है करें, ना, डिमांडिंग चीज पे है वो एक बुरी चीज है। बिल्कुल। और खुशी से जो रिच पर्सन लोग मिल ओनर है, मसलन जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, उनके माशाल्लाह से अच्छे बिजनेस, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ होता है, और वो भी छुपा के वो देना भी चाहिए। छुपा के दे दें। जब वो दिखावा करते हैं तो वही मजबूरियां आगे चलती हैं। वही वो जो बॉयज होते हैं वो कहते हैं जी हमारे ससुराल वाले भी इतना देंगे, मेरा एक ये फ्रेंड है उसकी शादी हुई, उसके ससुराल वालों ने इतना जहेज मिला, मुझे तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, मुझे भी कोई ना कोई लड़की ऐसी मिल ही जाएगी। तो वो जो है ना, ये ट्रेंड फिनिश होना चाहिए। और ये ट्रेंड कैसे फिनिश हो सकता है? आप इसको अपनाएं, भी अपनाए, मैं अपनाऊं, और अदर पर्सन जो हमें सुन रहे हैं वो इसको अपनाएं, तो डेफिनेटली ये ट्रेंड थोड़ा सा टाइम जो होती है, बुराई खत्म होने में थोड़ा सा टाइम स्पेंड होता है। तो ये थोड़ा सा टाइम जो है ना वो इंशाल्लाह ताला स्पेंड होगा, और इस तरफ जब इस चीज को ट्रेंड में ले आएंगे, फर्स्ट प्रायोरिटी पे ले आएंगे, तो इंशाल्लाह ताला अगर 100% नहीं तो 50% भी फर्क पड़ जाए तो मैं समझती हूँ कि सोसाइटी जो है वो खुशहाल हो सकती है। बिल्कुल सोसाइटी खुशहाल होगी। और आपको नहीं लगता कि सोसाइटी को खुशहाल करने के लिए इनिशिएटिव सोशल मीडिया पे भी होना चाहिए, हर प्लेटफॉर्म पे, टीवी चैनल्स के उस ऊपर पर भी वर्किंग होनी चाहिए, उसके लिए बाकायदा सेमिनार होने चाहिए, और उस पर कॉलेजेस में जो हमारे दीनी आलम है, मुफ्ती साहब हैं, उनको चाहिए कि वो गर्ल्स कॉलेजेस में, बॉयज कॉलेजेस में जाएं, कोई ना कोई इनिशिएटिव लें। जी, हम इस पर बिल्कुल। मजीद गुफ्तगू करते हैं, जी। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुश आमदीद। हमारे साथ बिया नदीम मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करेंगे। बिया, मजीद इसके ऊपर क्या काम करना चाहती हैं आप? मैंने अभी तो फिलहाल स्टार्टिंग पॉइंट ये था कि इसको ड्रेसेस में क्रिएट किया है, तो मेरा ये है कि इस ट्रेंड को आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म किया जाएगा, और इस पर मैं प्रॉपर वर्किंग करूँगी। मेरे बहुत सारे आइडियाज़ हैं, मैं प्रॉपर इस पे वर्किंग, ऐसे कि जैसे सोशल मीडिया पे जैसे मैंने अपने अकाउंट्स वगैरह बनाए हैं, उस पर मैंने अपना प्रॉपर थीम वगैरह बोला है, उसके अलावा वीडियोस वगैरह बनाऊंगी। इस चीज़ को मैं ख़त्म करना चाह रही हूँ, प्रॉपर ख़त्म नहीं, डिमांड्स को ख़त्म करना चाह रही हूँ। और इस पर वर्किंग इस तरह होगी कि नेक्स्ट, जैसे आपने कहा सोशल मीडिया के अलावा मेरे में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं देखूंगी, नोट करूंगी कि मतलब जहाँ जहाँ पे मतलब इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है, वहाँ पे जाके खुद जाके बात करूंगी। मतलब मैं चाह रही हूँ कि कोई एक सुनेगा, फिर जैसे एक बात होती है, एक बंदा सुनता है, उसकी आगे से 4 बढ़ा के बोलता है, जैसे बात बढ़ जाती है, गॉसिप जैसे होती है, और वो बढ़ती जाती है बढ़ती जाती है। अगर इस पे हम छोटा सा अगर हम लोग पॉइंट मतलब स्टार्ट करेंगे, स्टांस ले लें, कोई उस पर ठहराव हो हमारा, तो मेरा ख्याल है हम बहुत सारी बेहतर चीजें, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। तो हमारे साथ निदा भी मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ भी करते हैं। निदा, आप क्या कहेंगी कि हमारे माशरे में अगर देखा जाए कलेक्टिवली पाकिस्तान के अंदर 52% आबादी ख़वातीन की है। हमारे यहाँ डॉक्टर्स की तादाद या दीगर शोबों के अंदर अगर हम ऑफिस के अंदर देखें, ख़वातीन उस तरह से नज़र नहीं आती, रिप्रेजेंटेशन नहीं होती उनकी जैसे होनी चाहिए। तो कुछ कल्चरल एक्टिविटीज़ की वजह से भी होता है, हमारे माशरे के कल्चर की वजह से, और कुछ ये भी होता है कि ख़वातीन उतना जज्बा नहीं रखती आगे बढ़ के काम करने का, और कुछ बहुत सारी रखती हैं, मैं ये नहीं कहता सभी एक जैसी होती हैं, लेकिन मोस्टली
ऐसा भी होता है कि वो समझती हैं बस शादी करनी है और अपना घर संभालना है। ऐसा क्यों? माशरे में वो क्यों नहीं निकल पाती और अपना मुकाम नहीं बना पाती, और उनको तालीम भी वैसे क्यों नहीं दी जाती? देखिए, तालीम इस वक्त गर्ल्स में बॉयज़ की निस्बत ज़्यादा है, और देखिए लाइक भी होती हैं, फिर लाइक भी होती हैं। आप देखें कोई रिजल्ट, आप देखें कि रिजल्ट में फीमेल गर्ल्स ज़्यादा हैं, तो रेशो उनकी ज़्यादा है बॉयज़ की निस्बत। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उनके जो माइंड मेकअप किए गए हैं ना बचपन से, कि आपकी शादी करनी है, आपने शादी करके घर में रहना है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसके साथ साथ इंसान अगर एक्टिविटीज़ में रहता है तो एक्टिव रहता है, उसको मैं समझती हूँ, बल्कि उसके हस्बैंड को भी अपनी जो मिसेज है ना वो एक्टिव नज़र आती है, और उसमें वो एक जो हस्बैंड को बाद में एक दूसरी फीमेल्स में जो चीज़ें नज़र आती हैं, फ्रेश नज़र आना, ब्यूटी उनकी नज़र आनी, और ये सब चीज़ें होती हैं एक्टिविटी से। ये नहीं कि साल में एक बार ईद के ईद तैयार होना। अगर वो एक्टिव रहना चाहती हैं तो उनको रहने देना चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए अपनी बेटी पे। मैं समझती हूँ जिनको जितनी ज़्यादा आज़ादी मिलती है ना, वो उतना पेरेंट्स का, उतना अपने हस्बैंड का, उनकी ज़्यादा रिस्पेक्ट का ख्याल रखती है। और मैं समझती हूँ जितनी ज़्यादा फीमेल को पुश किया जाए, यानी कि उनको प्रेस करके रखते हैं ना, वो उतनी डेंजरस निकलती है। वो समझते पता नहीं हमारी सोसाइटी में बाहर क्या चीज़ है, हम उनको देखना चाहती। और जिनके पेरेंट्स ने खुद चल के साथ दिखाना है, हस्बैंड ने साथ देना, उसने साथ निकलना है, इट्स मीन कि वो अपनी पेरेंट्स के अंदर हस्बैंड के साथ वो दुनिया उनके साथ देख रही है। वो अकेली, अगर वो अकेली एफर्ट कर रही है तो शायद उसके लिए वो बहुत डिफिकल्ट हो, जो कहीं ना कहीं उसकी ब्रेक लग जाएगी। क्योंकि फीमेल को आगे बढ़ने के लिए जो रुकावटें हैं वो भी जेंट्स हैं। उनको कभी भी, अगर कोई फीमेल सक्सेसफुल हो रही है तो उसकी सक्सेसफुल होने की भी जेलसी है। जेलसी फैक्टर तो हर जगह पाया जाता है। लेकिन फीमेल आप कुछ मेल्स में ले लें, एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, फीमेल्स में ले लें, हर जगह फीमेल के साथ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। और मैं समझती हूँ कि फीमेल को प्रोटेक्शन भी मिलनी चाहिए, फीमेल को सपोर्ट भी मिलनी चाहिए। ये मस्ट नहीं है कि घर के लोग ही सपोर्ट करें। अगर फीमेल मार्केट के किसी भी हिस्से में जाती है तो उसको प्रोटेक्शन, वो उसको फील होना चाहिए कि मैं अपने घर में हूँ, वो लाइक मैं आपके सामने हूँ। तो ऐसा होना चाहिए कि आप अननोन नहीं है, आप मुझे इतनी रिस्पेक्ट दें कि आप मुझे ऑटोमेटिकली अपने भाई लगे। वो कोई और पर्सन मुझे ऑटोमेटिकली अपने चाचा, मामा, ताया जैसे रिलेशन नजर आए। ये मुझे नजर ना आए कि भाई मैं इससे बात करूंगी तो पता नहीं क्या रिजल्ट आएगा, पता नहीं मैं इसके साथ बात करूंगी तो क्या रिजल्ट आएगा। लेकिन क्या ये कोई नेगेटिव एक्सपेक्टेशंस तो नहीं है इनकी, ये चीजें खत्म होनी चाहिए। लेकिन ये है कि किसी की सोच के ऊपर ताला नहीं लगाया जा सकता। तो सबसे पहला कदम इसका ये होना चाहिए कि बेटियों की ग्रूमिंग ही ऐसी करनी चाहिए कि वो हर तरह की मुसीबत का सामना करने का वो फेस कर सके। फेस वो कैसे कर सकती है? अगर उसके पेरेंट्स, अगर उसकी मदर एक्टिविटीज में होंगी, उसके जो फादर है वो एक्टिविटीज में होंगे, और वो बच्ची ने जब देखना, छोटे होते बचपन से जब देखना कि मेरे जो पेरेंट्स है वो एक्टिव है और उनमें आपस में मसलन एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, जब वो चीजें देखेगी तो ऑटोमेटिकली वो एक ब्रेव शेरनी बन जाएगी। अब आप अपने बच्चों को शेरनी की शक्ल में देखना चाहते हैं या एक पिंजरे में बंद स्पैरो की तरह देखना चाहते हैं, वो अब पेरेंट्स पर डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो ये ग्रूमिंग के हवाले से बताएं, बच्चों की ग्रूमिंग कैसी करनी चाहिए, बच्चे परवरिश देखिए, अगर मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं तो मैंने जब बिजनेस में स्टेप लिया, मेरा एफएससी का रिजल्ट नहीं आया था, और मैंने नेशनल टेक्सटाइल कॉलेज था हरियाणा चौक, वहां से स्टार्ट लिया। और मैं समझती हूँ कि मुझे उनके प्रिंसिपल ने बहुत मुश्किल परमिशन दी थी। एमबीए के स्टूडेंट्स के साथ मुझे अटैच किया और बहुत मुश्किल से परमिशन मिली थी। मैं समझती हूँ उस प्रिंसिपल साहब का भी बहुत किरदार था कि उन्होंने मेरे सैंपल्स को देखते हुए, सबसे पहले फिर स्किल्स भी होनी चाहिए कि एक इंसान बचपन में अगर उसके अंदर स्किल्स है ना, उसको कोई रोक नहीं सकता। वो एक समुंदर की तरह होता, वो एक आतिशफिशा की तरह होता, उसने फटना ही फटना, उसने निकलना ही निकलना, उसने रास्ता बना ही लेना है। और मैं समझती मेरी जो फादर बहुत स्ट्रिक्टली थे, तो मुझे उनसे परमिशन लेना बहुत मुश्किल होती थी। तो वो मुझे बचपन से एक लफ्ज बोलते थे, बेटा। वो ये बेटा जो लफ्ज था ना, मुझे बोलने में ना फंस जाते थे।
जब मैंने कोई एक्टिविटीज ऐसी करनी होती मुझे कहते थे जाना नहीं, तो मैंने क्यों नहीं जाना, बेटियों को रोको, बेटे को क्यों रोकते। तो अब वो जो चीज़ है वो मेरे माइंड में एक फिक्स हो गई कि मैं अपने पेरेंट्स की बेटी नहीं हूँ, मैं बेटा हूँ। और वो बेटे के होने, बेटी तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं हूँ ही हूँ, लेकिन वो एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना बेटा लफ्ज बोलने में, मैं समझती हूँ उसी ने मुझे सोसाइटी में पूरे पाकिस्तान में अकेला ट्रैवलिंग मैंने की। मैंने अकेले, मैं कहती हूँ कोई ऐसी शायद जगह नहीं छोड़ी जहां मैंने विजिट नहीं किया अपने बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वो कॉन्फिडेंस है जो मेरी मदर से मुझे मिली, वो कॉन्फिडेंस जिस पे मैंने अपनी मदर को 2-3 मरतबा एग्री किया, वो 3rd टाइम हो गई। 2 टाइम अगर डिफिकल्ट हुआ है तो 3rd टाइम वो एग्री हो गई हैं। तो वो मुझे सपोर्ट करती थी, वो मेरे साथ भी चलने के लिए तैयार रहती। तो उसकी रीजन ये कि पेरेंट्स को बच्चों को सपोर्ट करना चाहिए। उनका माइंड जिस तरफ माइल होता है, वो डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो लॉयर बनना चाहते हैं, वो फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं, वो किसी भी फील्ड में जाना चाहते हैं, उनके माइंड को स्टडी करके उस ट्रैक पे लेके जाए, ना कि खुद थोपे कि आपने ये बनना है, आपने ये बनना है, आपने ये बनना है। इट्स मीन कि वो फ्लॉप हो जाएंगे। बिल्कुल ठीक कहा आपने। तो भैया आप क्या कहेंगी कि आने वाले दिनों के अंदर अगर ये सिस्टम शुरू हो जाता है तो आपको नहीं लगता है एक बेहतरीन माशरा जो है वो जन्म लेगा? जी जी बिल्कुल। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू इस लिहाज से ये है कि बच्ची को सबसे पहले तो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, डिफरेंस ख़त्म हो जाए मेल और फीमेल का। हमारे घर में ये सबसे पहले स्टार्टअप होता है कि मतलब जो बेटा है उसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, बेटी को कम किया जाता है। अगर हम उनको इक्वल समझें, उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं, उनको इतना कॉन्फिडेंस दें, तो मेरे ख्याल से ये चीज़ जो चीज़ें जन्म लेती हैं ये घरों से ही लेती हैं। आपने जो काम किया इसका क्रेडिट आप किससे देना चाहते हैं? मैं अपने पेरेंट्स को देना चाहूँगी। मेरे बाबा ने मुझे बहुत बहुत ज़्यादा सपोर्ट की है। मेरी फैमिलीज़ में काफ़ी इश्यूज़ वगैरह थे। मैं अपने ख़ानदान की पहली लड़की हूँ जो इधर फैसलाबाद में आके यूनिवर्सिटी में हॉस्टल में रह के जिसने ये वाली डिग्री हासिल की है। अदरवाइज़ पहले कोई भी ऐसी लड़की नहीं थी, ननियाल ददयाल दोनों वाली साइड पे किसी ने भी मतलब एजुकेशन के लिए घर से बाहर कदम नहीं रखा था। तो काफ़ी मुझे कुछ फेस करना पड़ा, लेकिन मेरे बाबा मेरे साथ थे। समटाइम होता है ना कि बहुत सारी लड़कियों को जब मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो किसी अचीवमेंट हासिल कर लेती हैं, कोई नाम अच्छा बन जाता है, फिर वही लोग कहने वाले होते हैं यार ये तो मेरी कज़न है, ये तो मेरी दोस्त है, ये तो मेरी बहन है। मेरे साथ ये अभी रिसेंटली हुआ है। मेरे घर में मामू आए थे, उन्होंने मुझे बोला बेटा स्टेटस नहीं लगाते, तो नहीं लगाना चाहिए, मुझे अच्छा नहीं लगता। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैं चुप कर गई, मैंने हाइड कर दिया उनको। तो अब जब मेरी इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी थी, मतलब मुझे बहुत सारे लोगों ने मतलब इंटरव्यू वगैरह लिया, न्यूज़ में नाम वगैरह आया, तो वही मामू ने मेरा स्टेटस लगाया हुआ था और मुझे इतना हो रहा था कि मतलब ये कैसे चेंज आ गया। हाँ, ये चेंज जो है वो किस तरह से आ गया। बिल्कुल। तो आपने मामू से फिर बात नहीं की इस पर? उनको जाहिर सी बात है खुद ही पता चल गया था। अब मुझे कोई भी बेटी नहीं कहता, अब घर वाले बेटा ही कहते हैं। और वो लोग कहते हैं जो पहले उनको इशू होता था, अच्छा वो केली आती है, वो केली जाती है, पता नहीं क्या है क्या नहीं, बहुत सारी बातें होती थी। बिल्कुल, इस पे मजीद भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक के बाद खुशामदीद। हमारे साथ बिया नदीम मौजूद है, मजीद गुफ्तगू उनके साथ करते हैं। बिया, फैशन सेंस के हवाले से क्या कहेंगे, ट्रेंड्स किस तरफ जा रहे हैं, क्योंकि आप इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है, तो समर कलेक्शन, विंटर कलेक्शन, इन चीज़ों के हवाले से बताइएगा। जो 2023 है, वैसे तो ये खुशहाली की अलामत है। मतलब लाइक 2022 में कोरोना वायरस था तो बहुत डल और बहुत न्यूड कलर पहने जा रहे थे, लेकिन 2023 मतलब ट्रेंड्स हमेशा चेंज होते हैं, लेकिन 2023 में ये ट्रेंड है कि मतलब बहुत ज़्यादा शार्प कलर और ऐसे जैसे कि लाइक हैप्पीनेस की अलामत हो, ऐसे हैं। और उसके अलावा प्रिंटेड कपड़े ज़्यादातर होते हैं और ऑल ओवर प्रिंटेड होते हैं। और लास्ट टाइम था कि डॉटेड और लाइंस वाले थे और अब प्रिंटेड कपड़े हैं। और समर में वैसे मेरा ओपिनियन तो ये है कि समर में इंसान को पहनने चाहिए थोड़े लाइट कलर, क्योंकि एक तो इतनी ज़्यादा गर्मी होती है और ऊपर से इतने डार्क कलर्स पहन के फिर वो आँखों को भी अट्रैक्ट नहीं करते और वैसे भी। और विंटर्स में मेरे ख्याल से आप लोग को डार्क कलर्स पहनने चाहिए।
और उसके अलावा फिजिकल अपीयरेंस को भी देखना चाहिए इंसान को कि वो किस टाइप है। और ड्रेसेस तो जो कि इतनी ज़्यादा ब्रांड्स वगैरह हैं उनमें तो हर तरह की कलेक्शन होती है। डिज़ाइनर्स ये है कि पूरा सीज़न सेम कलेक्शंस नहीं रहती, बहुत डिफरेंट होती है। हर रोज़ एक नया उन्होंने ड्रेस तैयार करना होता है और मार्केट में नए से नए ड्रेसेस आते रहते हैं, तो ट्रेंड्स तो चेंज होते रहते हैं, इसमें तो वो नहीं है। लेकिन ये तो खुद की चॉइस है कि किस टाइप इंसान को लेना चाहिए और क्या नहीं। बिल्कुल ठीक कहा। तो निदा, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपका भी इस इंडस्ट्री से वाबस्तगी है, ट्रेंड्स कैसे सेट हो रहे हैं आजकल फैशन सेंस के हवाले से? फैशन सेंस के हवाले से बहुत सारे कुछ ऐसे ब्रांड्स हैं कि जो कि मजहबी लिहाज से भी चल रहे हैं और कुछ ऐसे हैं जो वेस्टर्न को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं समझती हूँ कि हमारा जो कंट्री है ये एक मुस्लिम कंट्री है, इसके ही अकॉर्डिंग जो है ना फैशन को कंट्रोल में रखना चाहिए, ना कि इसकी बाउंड्री को क्रॉस किया जाए। जो वेस्टर्न का हमारे पाकिस्तान में ट्रेंड ज़रूरत से ज़्यादा शो कर दिया गया। आप किसी भी बड़े ब्रांड पे चले जाएं तो वहाँ पर वेस्टर्न स्टाइल है, जो टीन एज गर्ल्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, वो उनको ज़्यादा पिक करती हैं, फॉलो करती हैं, क्योंकि वो एक अट्रैक्टिव एज होती है, उसमें जाके उनको बाय करने में इंटरेस्टेड होती हैं। जबकि ये फैशन डिज़ाइनर्स को चाहिए कि वो मज़हब के लिहाज से वो प्रमोट उस वेस्टर्न को ना करें, सिर्फ और सिर्फ कंट्रोल फैशन करें, लेकिन दायरे में रह के करें, जो कि और बहुत सारे फैशन डिजाइनर्स ये भी होता है ना, ईस्टर्न और वेस्टर्न को मिक्सअप करके एक नई चीज जो है वो बना दी जाती है, वो भी ट्रेंड काफी है। वो भी उसका ट्रेंड तो चल रहा है, लेकिन उसको काफी क्रॉस किया हुआ है। आप डिफरेंट ब्रांड्स में, वो नेम तो नहीं अनाउंस करूंगी, आप कुछ ब्रांड्स में जाएं, एक तो दिन ब दिन फैब्रिक बहुत बारीक करते जा रहे हैं और दुपट्टा जो है वो भी वो इतना पॉलिस्टर है कि लिया ना लिया एक बराबर है। फैशन होना चाहिए, लेकिन फैशन पे कंट्रोल भी होना चाहिए। मैं समझती हूँ कि मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट में हमारे मजहबी जो हैं मुफ्ती साहब, उनको एक जहेज और एक फैशन पे कंट्रोल करने के लिए अपना जो किरदार अदा करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। तो भैया, आप क्या समझते हैं कि ये जो वेस्टर्न ईस्टर्न को मिक्सअप करके बहुत सारे डिजाइनर की तरफ से नई कलेक्शंस जो हैं वो जाहिर की जा रही हैं। अब शादी ब्याह पे भी देखा जाए तो थीम सेट किया जाता है पूरा, कि जो हाल का डिकोर होगा, जिस तरह से जो ड्रेसेस होंगे ब्राइड और ग्रूम के, वो किस तरह से होंगे, ये सारी चीज़ें आप क्या समझती हैं कि ये जिद्दत जो आ रही है ट्रेंड के अंदर, ये ठीक है? बीइंग अ फैशन डिजाइनिंग, मुझे तो लगता है कि ये चीज इट्स गुड, क्योंकि आपके प्रोफेशन से आपकी लुक को देखा जाता है। और हम लोग अक्सर यूनिवर्सिटीज वगैरह भी जाते हैं ना, तो जिसने कैजुअल सी ड्रेसिंग की होती है या फिर गाउन्स वगैरह पहने होते हैं, तो मोस्टली लड़कियां इतनी कॉन्फिडेंस नहीं बिल्ड होता। लेकिन अब तो ये देखना है, गाउन भी बड़े फैशनेबल जो है वो इंट्रोड्यूस, और ये बहुत अच्छी चीज है, मुझे ये चीज पसंद है। मैं इनकी बात से एग्री करती हूँ कि एक लिमिट में रह के हो, लेकिन होना चाहिए। मैं चाहती हूँ कि मतलब इस चीज को जरूर मतलब प्रमोट करूंगी कि फैशन होना चाहिए, लेकिन एक लिमिट में रह के, कि ये नहीं कि आपकी बॉडी का पार्ट नजर आ रहा है। लेकिन समटाइम ये भी तो होता है ना, हमारे यहाँ हमारा जो कल्चरल, जैसे शलवार कमीज, जी जी, इसको भी वो एम्ब्रॉयडरी के साथ इतना खूबसूरत बना दिया जाता है कि वो पहनी हुई, सिंपल पहनी हुई बड़ी अच्छी लगती है। फिर बालूकात यहाँ पे पटियाला शलवारें और कमीजें जो इस तरह की बना दी जाती हैं, जिसमें वो कश्मीर के मोटिफ जो है वो लगा दिए जाते हैं, डिफरेंट कल्चरल टच दे दिया जाता है। तो यहाँ के कल्चरल टच के हवाले से कुछ बताइएगा क्या? और ये मेरा ये है कि हमने 4 साल इस चीज़ पे स्टडी की और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस लिया होता है हम लोगों ने। तो डिज़ाइनर का यही काम होता है कि उसको एक ऐसा ड्रेस है कि मतलब दूसरा ड्रेस हमने ऐसा बनाना है कि जो कि पहले ना बनाओ। और एक क्रिएटिव माइंड होता है डिज़ाइनर्स, मैं कहती हूँ क्रिएटिव होता है वो कपड़े के साथ। मतलब ये काम ऐसे है कि इसको जितना सीखो उतना कम है, ये कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि फैशन चेंज होता रहता है। और जो कि पटियाला शलवार वगैरह आप कह रहे हैं, और इसमें आजकल का जो ट्रेंड है, इसमें मोस्टली तो कभी तो शॉर्ट्स आ जाते हैं और कभी बहुत ज़्यादा लॉन्ग वेयर होते हैं। तो लॉन्ग और शॉर्ट्स में ये चीज़ है कि जो कि लॉन्ग होते हैं, मतलब कपड़े कुछ लोगों को सूट करते हैं, कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं करते, और कुछ लोगों को शॉर्ट सूट करते हैं। तो मतलब इसमें ये ट्रेंड चलता आ रहा है। वैसे मतलब बहुत सारी ब्रांड्स हैं जिसमें हम चले जाएं आउटफिटर पे या किसी भी ब्रांड पे चले जाएं, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर होते हैं। जैसे एथनिक पे हैं, वहाँ पे ज़्यादातर सारे ड्रेसेस जो होते हैं वो कढ़ाई वाले होते हैं, मतलब डिफरेंट टाइप के होते हैं। समटाइम आप नहीं समझते कि एक टाइम था कि
गर्ल्स जीन्स को पहनना बड़ा फैशन समझती थी, लेकिन आज हमारे जो कल्चरल ड्रेसेस हैं उनको इतनी खूबसूरती के साथ पोर्ट्रे किया जा रहा है कि वापस जो ईस्टर्न वेस्टर्न डिजाइनर की तरफ गई थी हमारी खवातीन, अब वापस हमारे कल्चरल एक्टिविटीज की तरफ या उन ड्रेसेस की तरफ इसके मेन रीजन ये है कि जो खूबसूरती, वेल पर्सनैलिटी, शख्सियत की जो शख्सियत जो उजागर हो रही है ना, वो लिबास से बड़ा उसका अहम किरदार अदा होता है। और वो है कि वो हमारे फैशन डिजाइनर हैं जो उसको इतना अच्छा और खूबसूरत क्रिएशन को क्रिएटिव करके शो कर रहे हैं, और वो फीमेल उनमें ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रही हैं और उसमें उनकी पर्सनैलिटी ज्यादा ग्लो करती है। जब बजाय कि एक जीन्स टाइट्स की निस्बत शलवार कमीज में या एक फ्रॉक के अंदर उसके अंदर ज्यादा अट्रैक्टिव, क्योंकि उसमें एक हया आ जाती है, और जिस लिबास में हया आ जाए उसमें ऑटोमेटिकली खूबसूरती आ जाती है। बिल्कुल ठीक कहा। और हमारे गांव के कल्चर को भी देखा जाए, मतलब बहुत सारी मूवीज़ भी जब शूट होती हैं, पंजाबी मूवीज़ आजकल शूट होती हैं, तो कल्चरल ड्रेसेस को प्रमोट किया जाता है। मेरा ख्याल है उसमें जब खवातीन या एक्ट्रेस या हीरोइन जो है वो शलवार कमीज़ पहनती है, जूड़ा शूड़ा करती है, परांदा पहनती है, तो एक पुराना कल्चर जो वापस लाया जा रहा है फिल्मों के ज़रिए, उसके ऊपर क्या कहेंगे? माशाल्लाह वो बहुत अच्छा लगता है, और वो ही उसको फॉलो भी करती हैं, स्टूडेंट्स भी करती हैं, जो हैं घरेलू खवातीन वो भी करती हैं, फॉलो करती हैं, और अच्छा लगता है, और बहुत सारी खवातीन प्रमोट करना भी चाहिए। बहुत सारी खवातीन ऐसी भी आती है ना, फलां मूवी में ऐसा ड्रेस देखा था, वो बना दे, चाहे उन पे सूट करे ना हो, वो आती हैं, व्हाट्सअप कर देती हैं, वो ला के हमें दिखाती हैं, ये देखें ये वाला ड्रेस चाहिए, ये इसी स्टाइल का होना चाहिए। तो वो मैं समझती हूँ कि अगर कुछ उसमें चेंजिंग करनी हो तो वो हम डिजाइनर्स पे डिपेंड करता है कि हम उनको थोड़ा सा चेंज करें। बिल्कुल चेंज करेंगे तो बेहतरी आएगी ड्रेसिंग में, और एक रेगुलर ड्रेसिंग में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। बिल्कुल चेंज होना चाहिए। आप दोनों का बहुत शुक्रिया, आप आज के शो के अंदर आए, बड़ा जबरदस्त सेशन रहा आपके साथ। इसी के साथ नाज़रीन आज के प्रोग्राम से अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।